इस दुनिया में 6 एस क्लास के 3 खूंखार भूत हैं। अगर एक भी सामने आ गया तो तबाही मच जाएगी और कोई नहीं बचेगा। एक का नाम है ब्लैक ऑप्स, वो खास तौर पर परमयान शरीर वाले मर्दों को अपना भोजन बनाता है। दूसरा है डिवॉरर, जो परमहीन शरीर को अपना भोजन बनाता है। लेकिन 9 एस क्लास का खूंखार भूत होने के बावजूद मैं भूख से सिर्फ हड्डी और खाल का ढांचा रह गया हूँ। ऐसा इसलिए क्योंकि मैं पहले एक इंसान था और अपनी ही जाति वालों को नहीं खाना चाहता और इन दिनों छोटे भूतों को तो मुंह में नहीं लगाना चाहता। आखिरकार जब मुझसे बर्दाश्त नहीं हुआ तो मैंने पुलिस हॉटलाइन पर फोन किया। हेलो, मैं एक भूत हूँ, उम्मीद है कि तुम लोग मुझे पाल लोगे। मैं अब भूख से मरने वाला हूँ, पर मैं किसी को मारना नहीं चाहता। कोई भी आम इंसान समझ जाता कि मैं चेतावनी दे रहा हूँ, पर दूसरी तरफ की लड़की तो हंस पड़ी। छोटे भाई, तुम्हें पता है हमारे नंबर पर मजाक में फोन करने का अंजाम क्या होता है? उसे लगा कि मैं मजाक कर रहा हूँ। ये देखकर मैंने लाचारी में एक ठंडी सांस भरी। अगली ही पल लड़की की मेज पर रखी इंस्टिंक्ट नूडल्स अचानक उसकी तरफ उड़ी। लड़की ने हटने की कोशिश की पर पाया कि वो हिल नहीं सकती। उसने घबराकर फोन पर चिल्लाया, सर आप कहाँ हैं? मैं अभी आपको लेने आती हूँ। फोन काटने के बाद सब कुछ पहले जैसा शांत हो गया। लड़की का हाव भाव एकदम गंभीर हो गया। ऐसा भूत जो दिन के उजाले में रिमोट कंट्रोल जैसी शक्तियों का इस्तेमाल कर सके। उसकी ताकत कम से कम भी क्लास की तो होगी। जब स्पिरिट ब्यूरो के डायरेक्टर को इस बारे में पता चला तो उन्होंने अंदाजा लगाया कि मेरी ताकत बी क्लास से ज्यादा है। लेकिन शहर का सबसे ताकतवर घोस्ट मास्टर भी बस हाफ सटी बी क्लास का ही था। एक असली बी क्लास खूंखार भूत के सामने उसके जीतने का कोई सवाल ही नहीं था। पर अच्छी बात यह थी कि उस भूत के इरादे बुरे नहीं थे, इसलिए उन्होंने टीम की सबसे ताकतवर हाफ सटी बी क्लास घोस्ट मास्टर एशिया को उनसे डील करने के लिए भेजा। जल्द ही एशिया पते के हिसाब से उस सुनसान इलाके में पहुंच गया। एशिया वहां पहुंचते ही डर के मारे ठंडे पसीने से तर हो गया। उस सुनसान इलाके की पूरी कॉलोनी भूतिया ऊर्जा से लबालब थी, मानो जमीन कोई काला बादल हो जिसने पूरी कॉलोनी को उठा रखा हो। इतनी घनी भूतिया ऊर्जा इस बात का सबूत थी कि यहाँ सिर्फ एक खूंखार भूत नहीं है। ये एशिया डरा हुआ तो था, लेकिन आखिर वो भी एक बी क्लास घोस्ट मास्टर था। उसने फौरन अपनी रक्षक आत्मा को बुलाया और उसे रास्ता देखने के लिए आगे भेज दिया। और उस वक्त मैं सोफे पर लेटा बिल्ली से खेल रहा था। तुम्हें क्या लगता है वो लोग सच में यहाँ आने की हिम्मत करेंगे? इस जगह पर खूंखार भूतों का लेवल कुछ कम नहीं है, समझे? बिल्ली अपनी दुम दबाकर और सिर झुकाकर डर के मारे पीछे हट गई। वो मन ही मन सोच रही थी कि वो खुद एक क्लास की खूंखार भूत है, मगर अभी 2 थप्पड़ खाने के बाद उसकी म्याऊं तक करने की हिम्मत नहीं हो रही थी। मालिक, पुलिस आएगी या नहीं ये तो अलग बात है, पर क्या आपने कभी ये सोचा है कि वो जिंदा अब तक पहुंच भी पाएंगे या नहीं? बिल्ली की बात सुनकर मैं थोड़ा सोच में पड़ गया। तुम ऐसा क्यों कह रही हो? क्या आपको नहीं पता इस कॉलोनी में हम दोनों के अलावा और भी बहुत सारे खूंखार भूत हैं? ये सुनते ही मुझे अचानक याद आया, मैं तो भूल ही गया था कि इस कॉलोनी में 4-5 क्लास के खूंखार भूत भी हैं और एक क्लास वाले ही दर्जनों हैं। बी क्लास और उससे नीचे की तो हजारों की तादाद में है। हो सकता है पुलिस वाले अंदर आते ही टीम वाइप हो जाए। उस वक्त वो जरूर सोचेंगे कि मैंने उनसे झूठ बोला और मेरी वजह से उन्हें इतना बड़ा नुकसान हुआ। फिर वो मेरी बात पर दोबारा कभी यकीन नहीं करेंगे। ये सोचते ही मैं मुड़ा और बिल्ली को एक चांटा जड़ दिया। तुमने मुझे पहले याद क्यों नहीं दिलाया? बिल्ली बेचारा सा मुंह बनाकर कोने में लुढ़क गई। मुझे क्या पता था कि आप भूल जाएंगे। मैं आपका सबसे प्यारा पालतू हूं ना, मुझे इस बार माफ कर दो। उसके म्याऊं करना खत्म करने से पहले ही मैंने उसकी गर्दन पीछे से पकड़ी और कॉलोनी के गेट की तरफ भागा। उसी वक्त ये शिया की हालत पस्त हो चुकी थी। उसने सोचा भी नहीं था कि अंदर आते ही एक क्लास का खूंखार भूत उसे देखेगा। ये देखकर वो धीरे-धीरे पीछे हटने लगा, पर तभी अचानक वो किसी चीज से टकरा गया। मुड़कर देखने के बाद वो जोर से चिल्लाया, यहाँ से फौरन दफा हो जाओ, अकेले ही मरने के लिए आए हो क्या? ये सुनकर मैं बस मुस्कुरा दिया। मैं अकेला कहाँ हूँ? देखो मेरे हाथ में एक छोटी सी बिल्ली भी तो है। ये बिल्ली क्या कर सकती है? जल्दी यहाँ से निकलो, इससे पहले कि वो हमें देख ले। ये शिया ने जैसे ही ये कहा, छोटी बिल्ली मेरी गोद से कूद गई और ये शिया के सामने वाले एक खूंखार भूत की ओर दौड़ पड़ी। ये शिया का मुंह खुला का खुला रह गया। उसके दिमाग में पहले से ही बिल्ली को जिंदा ले जाने का सीन बन चुका था, लेकिन अगली ही पल बिल्ली उस खूंखार भूत के कंधे पर कूद गई और फिर अपना बड़ा सा मुंह खोलकर भूत का सिर अपने मुंह में भर लिया। एक पल में एक चीख सुनाई दी और एक वेट का खूंखार भूत काले धुएं के गुबार में बदलकर धीरे-धीरे गायब हो गया। ये नजारा देखकर ये शिया की टांगें कांपने लगी। ये तो एक वेट का खूंखार भूत था जो पूरे शहर को तबाह कर सकता था। इस बिल्ली के एक ही बार काटने से वो खत्म हो गया। कहीं ये बिल्ली छुआ शो वाली एस्पेट की तो नहीं है? ये सोचते ही ये शिया के दिल का डर उसके पूरे शरीर में फैल गया। याओ सी दाओ, आज तक किसी ने भी असली एस्पेट खूंखार भूत को जिंदा नहीं देखा था, लेकिन अभी छोटी बिल्ली ठीक उसके सामने खड़ी थी। इस लड़की की ताकत बहुत कम है। क्या उन्होंने जानबूझकर सबसे कमजोर वाली को टरकाने के लिए भेजा है? खाने के बाद छोटी बिल्ली मेरे पास आ गई और कांपते हुए ये शिया को घिनौनी नजर से देखने लगी। ये शिया ने जब बिल्ली को इंसान की तरह बोलते देखा तो वो डर के मारे सीधे 2 कदम पीछे हट गया। ये बिल्ली बात भी कर सकती है और फिर ये पक्का एस्पेट की है और हालात को देखते हुए लगता है ये इस लड़के का पालतू जानवर है। यकीन नहीं होता कि इस लड़के की ताकत कितनी भयानक होगी। मैंने भी नहीं सोचा था कि कोई इतना कमजोर आएगा, लेकिन कोई बात नहीं, जब तुम आ ही गए हो तो इसका मतलब है कि तुम मुझ पर यकीन करते हो। अब तुम बस मेरे पीछे पीछे चलो। ये कहकर मैं सोसाइटी के अंदर की ओर जाने लगा। ये शिया को अब जाकर होश आया कि इसी लड़के ने पुलिस को फोन करके पकड़ने के लिए बुलाया था। सोसाइटी में घुसने के बाद ये शिया को एहसास हुआ कि चारों तरफ बी ग्रेड या उससे ऊपर के खूंखार भूत हैं। उनमें से कोई भी एक उसके जैसे आधे बी ग्रेड वाले को एक पल में खत्म कर सकता है। अगर वो इस लड़के के पीछे पीछे नहीं आता तो उसका जिंदा अंदर आना नामुमकिन था। जल्द ही हम एक कमरे में पहुंचे। दरवाजे में घुसते ही ये शिया लगभग घुटनों पर आ गया। काली बिल्ली ये देखकर हंस पड़ी। मैंने झपटकर काली बिल्ली को पकड़ लिया। आने वाला मेहमान हो रहा है, हमें दूसरों की अच्छी तरह से मेहमान नवाजी करनी चाहिए। ये कहने के बाद इंसान और बिल्ली दोनों ये शिया को देखने लगे। ये शिया जमीन पर घुटने टेके हुए जरूर सोचने लगा, क्या ये मुझे खाकर मेरा मुंह बंद करने की तैयारी कर रही है? क्या बेवड़ों को पहले से पता था कि ये जगह बहुत खतरनाक है और मुझे यहाँ बसों का नाश्ता बनने के लिए भेजा है? लेकिन जल्द ही ये शिया ने इस ख्याल को खारिज कर दिया, क्योंकि वो अच्छी तरह जानता था उसकी ताकत के सामने इतनी परेशानी उठाने की कोई जरूरत नहीं थी। अगर वो सच में खाना चाहता तो पूरे शहर में एक भी इंसान जिंदा नहीं बचता। मैंने नीचे देखते हुए उससे सवाल करना शुरू किया, क्या तुम्हारे बेवड़ों के लोगों ने तुम्हें नहीं बताया कि यहाँ किस लिए आना है? मैंने तुम लोगों को इसलिए फोन किया क्योंकि मुझे भूख लगी है, लेकिन मैं तुम लोगों को नहीं खाना चाहता, समझ गए? ये शिया ने अनजाने में से मिला दिया। अचानक उसे यहाँ आने का अपना मकसद याद आया, लेकिन उसे यकीन नहीं हुआ कि एक एस्पेट से भी ऊपर का खूंखार भूत इंसानों को खाता है। स्थिति समझने के बाद ये शिया ने धीमी आवाज में मुझसे पूछा, जब आप हमें नहीं खाना चाहते तो फिर भूख लगने पर आपने हमें क्यों बुलाया? आप क्या चाहते हैं? मुझे याद है तुम्हारे स्पिरिट पैरों में सोलस्टोन नाम की एक चीज होती है ना? सुना है उसके अंदर बहुत ज्यादा एनर्जी होती है, उसे खाने के बाद इंसानों को खाने की जरूरत नहीं पड़ती। ये शिया ने सिर मिलाया, लेकिन इसका फैसला करने का अधिकार मेरे पास नहीं है। इसके लिए बड़े अधिकारियों की इजाजत की जरूरत होगी। ये देखकर मुझे भी मानना पड़ा। उसकी नौसिखिया जैसी ताकत को देखकर लगता भी है कि वो फैसला नहीं कर सकता। बात खत्म होने के बाद मैं उसे सोसाइटी से बाहर ले आया। बाहर आते ही ये शिया तेजी से भागकर गाड़ी में घुस गया। उसने एक्सेलरेटर पूरा दबाया और तेजी से सोसाइटी से निकल गया। इस समय बंगलों में वापस लौटा ये शिया अपने देखे और सुने हुई सब कुछ की रिपोर्ट अपने बॉस को दे रहा था। भूतों के आतंक वाली इस दुनिया में एक ग्रेड की खूंखार भूतों की समझ इंसानों जैसी होती है और वे स्क्रीन में विकसित भी हो सकते हैं। कुछ समय पहले ही कोरिया में एक ब्लैक ऑप्स वुमन स्क्रीन में विकसित होकर पूरे देश पर राज करने लगी थी। आज वहाँ की सड़कों पर हर जगह खूंखार भूत भरे पड़े हैं, कोई जिंदा इंसान नहीं बचा है। इसलिए अगर किसी देश में एक भी स्क्रीन का खूंखार भूत सामने आता है पूरा देश भी नरक बन जाएगा और ऐसे स्क्रीन के भूत के बारे में तो कभी सुना भी नहीं है। अगर वो सच में आ गया तो शायद पूरी दुनिया का अंत हो जाएगा। सीनियर्स को कॉम्प्लेक्स में एस ग्रेड के भूत के होने की खबर मिली। सभी बड़े अधिकारियों ने फौरन एक इमरजेंसी मीटिंग बुलाई। अच्छी बात ये थी कि वे सब जानते थे कि मेरा कोई बुरा इरादा नहीं है। आखिर में वोटिंग करके ये फैसला लिया गया कि डेटा डिपार्टमेंट के हेड लियू रियांग और घूस कंट्रोल डिपार्टमेंट के हेड शी तियान मुझसे दोबारा मिलेंगे। 2.5 घंटे बाद कॉम्प्लेक्स के गेट पर फिर से लोग दिखाई दिए। लियू रियांग और शी तियान के अलावा भी कोई था। एक और शख्स था, रिसर्च डिपार्टमेंट का हेड टांग सी। वो अपनी आंखों से देखना चाहता था कि कहानियों में सुना एस ग्रेड का भूत कैसा दिखता है। इससे शी तियान मुश्किल में पड़ गया। ये जगह अनगिनत हाई लेवल भूतों से भरी खतरनाक जगह थी। बिना किसी लड़ने की ताकत वाले टांग सी को साथ ले जाने से मिशन और भी मुश्किल हो जाएगा। लेकिन वो अच्छी तरह जानता था कि अगर वो उसे साथ नहीं ले गया तो रिसर्च का वो दीवाना टांग सी खुद ही अंदर जाकर अपनी जान दे देगा। ऐसा होता तो देश एक बहुत जरूरी इंसान को खो देता। कुछ देर सोचने के बाद उसने आखिर में टांग सी को साथ ले जाने के लिए हामी भर दी। कॉम्प्लेक्स के मेन गेट से अंदर आते ही एक शैतानी और उन पर छा गई। लियू रियांग और शी तियान के चेहरे गंभीर हो गए और वे सतर्क हो गए। वही टांग सी का चेहरा उत्साह से भरा था और उसकी आंखें चमक रही थी। अचानक एक काले रंग की शैतानी और
सामने आई। वो एक ग्रेड का भूत था। उसे देखकर शीतियान ने राहत की सांस ली। शुक्र है, ये सिर्फ एक ग्रेड का है। उसने तुरंत लड़ाई के लिए अपनी 2 गार्डियन स्पिरिट्स को बुला लिया। लेकिन उसने ये बिल्कुल नहीं सोचा था कि एक ग्रेड के भूत का एक ही मुक्का उसकी गार्डियन स्पिरिट को लगभग चकनाचूर कर देगा। अच्छा हुआ कि लियू यान मदद के लिए आगे आ गई, तभी वे हारने से बच पाए। उन्हें कॉम्प्लेक्स में आए अभी सिर्फ 2.5 मिनट ही हुए थे। कुछ ही कदम चलने पर उन्हें इस तरह के भूत का सामना करना पड़ा। तभी वो भूत पलट झपकते ही उनके सामने आ गया। शीतियान ने फौरन अपनी गार्डियन स्पिरिट को आगे बुलाया और बाकी दोनों को अपनी जान लेकर भी बचाने के लिए तैयार हो गया। लेकिन उस भूत ने शीतियान को नजरअंदाज कर दिया और सीधे उसके पीछे खड़ी लियू यान की तरफ बढ़ा। गए काम से इस भूत का दिमाग तो विकसित हो चुका है। इसने कमजोर से शुरू करके मजबूत की तरफ जाने की सेफ स्ट्रेटजी अपनाई है। तांसी अपनी आंखों के सामने हो रही इस मंजर पर यकीन नहीं कर पा रहा था। कॉम्प्लेक्स में घुसते ही पहला एक ग्रेड का भूत इतना खौफनाक है। अगर यहाँ का ग्रेड का भूत शहर में आ गया तो क्या पूरा देश उसके लिए खुला नहीं बन जाएगा? जल्द ही लियू यान एक शैतानी ऑरा में गिर गई। शीतियान मदद करना चाह रहा था लेकिन कुछ नहीं कर पा रहा था। वो बस चिल्लाकर अपना गुस्सा और बेबसी निकाल रहा था। शैतानी ऑरा के अंदर से लियू यान की रुक-रुक कर चीखें आ रही थी और उसके तुरंत बाद कुछ चीखने की आवाज सुनाई दी। शीतियान की आंखें फटी की फटी रह गई। उसे समझ नहीं आ रहा था कि यह लियू यान थी जिसकी चीखे जाने की आवाज थी या किसी और चीज की। शीतियान अपने होश को बैठा और घुटनों के बल जमीन पर गिर गया। उसकी आंखें एक कटोरी की तरह उस शैतानी ऑरा पर टिकी थी। तभी अचानक एक सुनहरी रोशनी आसमान से उतरी। वो लियू यान को घेरे हुए शैतानी ऑरा के अंदर घुस गई। अगले ही पल शैतानी ऑरा गायब हो गई। लियू यान सही सलामत वापस दिखाई देने लगी। बस उसके चेहरे पर थोड़ी उदासी थी। वो असल में जिसे चीरा गया था वो उसकी गार्डियन स्पिरिट थी। फिर से कोई कमजोर आ गया। एक ग्रेड के भूत ने ही तुम्हें इतना बेबस कर दिया। जहां शैतानी ऑरा गायब हुई थी वहां एक शख्स का साया दिखाई दिया। ये सुनकर तीनों फौरन लड़ने की पोजीशन में आ गए और उसे घूरने लगे। उस शख्स ने नफरत से अपना सिर घुमाया और हल्का सा हंसा। तांसी अपनी आंखों के सामने खड़े उस आदमी को देखकर यकीन नहीं कर पा रहा था। ये तो 10 हेवनली लॉर्ड्स में से एक लियू फैन है। ये सुनकर शीतियान ने राहत की सांस ली। अब इस मिशन में कोई बड़ी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आखिरकार 10 हेवनली लॉर्ड्स में से हर एक स्पेक्टर का घोस्ट नेम है। वे हुआशिया देश के 10 सबसे ताकतवर लोग हैं। लेकिन इस बार लियू फैन का चेहरा बहुत गंभीर था। उसे असल में इन तीनों की छिपकर हिफाजत करने के लिए भेजा गया था। अगर उनकी जान पर न बनाती तो कभी भी सामने नहीं आता। बाहरी लोगों की नजर में एक एस्पेक्ट घोस्ट नेमर के पास एस्पेक्ट के भूत को हराने की ताकत होती है। लेकिन ये बात सिर्फ 10 हेवनली लॉर्ड्स ही जानते हैं कि एक एस्पेक्ट के भूत को हराने के लिए 5 लॉर्ड्स को एक साथ मिलकर लड़ना पड़ता है और लड़ाई खत्म होने के बाद अपनी पूरी ताकत वापस पाने के लिए उन्हें 6 महीने तक आराम करना पड़ता है। इसलिए आमतौर पर वे अपनी ताकत बढ़ाकर रखते हैं और जब तक बहुत जरूरी न हो तब तक लड़ाई में नहीं उतरते। अगर इस बार लियू यान मरने की कगार पर नहीं होती तो वो किसी भी कीमत पर मदद के लिए आगे नहीं आता। शीतियान ने देखा कि फिलहाल कोई खतरा नहीं है तो उसने एशिया को फोन लाया जो पिछली बार यहाँ आया था। वो उससे पूछना चाहता था कि आखिर यहाँ वो क्या रहा है। उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि एक ग्रेड का भूत जिसे वो आमतौर पर अकेले ही हरा देता है इस कॉम्प्लेक्स के अंदर उन तीनों को लगभग एक झटके में कैसे हरा सकता है। लेकिन जैसे ही फोन उठा और उसने 2 शब्द कहे एक ताकत ने फोन को 2 टुकड़ों में काट दिया और मेरे दिल में तुरंत खतरे का एहसास हुआ। ये शिया अच्छी तरह जानता था कि ये मोहल्ले का खूंखार भूत है जो उसे रोक रहा है। इसलिए उसने तुरंत लियू फैन के आने की खबर अपने लीडर को दी। ये पता चलने पर सीनियर ने तुरंत आदेश बदल दिया। सभी की पहली प्राथमिकता जिंदा वापस आना है। अगर वे पहले वाले रैंक के खूंखार भूत से नहीं मिले तो भी कोई बात नहीं। इसी बीच शीतियान और उसके साथी भूतों से घिरे हुए थे। लियू फैन 5 रैंक के खूंखार भूतों को खत्म करके अपनी सारी ताकत खो चुका था। लेकिन उसे जरा भी राहत नहीं मिली। जल्द ही कुछ और रैंक के खूंखार भूत सामने आ गए। ये देखकर उसने उन्हें दबाने के लिए तुरंत अपना दायरा खोल दिया। फिर उसने अपनी जेब से आत्मा की निकाली। बस इसे भूत के शरीर में घुसाना है और वो लड़ने की अपनी ताकत खो देगा। लेकिन इस समय उसमें कोई ताकत नहीं बची थी और यहाँ के रैंक के भूत बाहर वालों से कई गुना ज्यादा शक्तिशाली थे। समय के साथ साथ दायरा भी धीरे धीरे गायब हो रहा था। लियू फैन चिंता से अपने सामने देख रहा था। उसने कभी नहीं सोचा था कि वो एक रैंक का भूत स्वामी ए रैंक के भूतों के झुंड के हाथ मारा जाएगा। लेकिन जैसे ही दायरा गायब हुआ दूर से एक चांदी की रोशनी चमकी और एक ए रैंक के भूत के माथे को चीरती हुई निकल गई। इसके तुरंत बाद हवा में 4 आकृतियां दिखाई दी। लियू फैन तुम कुछ ए रैंक के भूतों को भी नहीं संभाल सकते। इस पल लियू फैन ने आने वालों को साफ साफ देखने के बाद राहत की सांस ली। बोलने वाली कोई और नहीं बल्कि कैप्टन वाइशन थी। उसके आने का मतलब था कि टीम 1 के सभी लोग आ गए हैं। तांसी ने आंखें फाड़कर सबको देखा। पांचों महाराजा एक साथ आ गए थे। ऐसी स्थिति कोई आम इंसान अपनी पूरी जिंदगी में नहीं देख पाता। इसी बीच मैं बिस्तर पर लेटा हुआ अपने फोन से खेल रहा था। असल में मैंने मोहल्ले में शैतानी ऊर्जा का उतार चढ़ाव पहले ही महसूस कर लिया था। बस काली बिल्ली ने मुझसे कहा था कि कुछ भूत इलाके के लिए लड़ रहे हैं। मोहल्ले में ऐसी छोटी मोटी बातें अक्सर होती रहती हैं। अगर खूंखार भूतों को विकसित होना है तो उन्हें बड़ी मात्रा में दूसरे भूतों को निगलना ही होगा। इसलिए मैंने इसे गंभीरता से नहीं लिया। जब तक कि वे बयूरों के लोग न हो मैं दखल नहीं देना चाहता। आत्मा पत्थर खाना ही असली काम है। ये सोचते ही मैं अचानक उठ बैठा। अगर उन्होंने फिर से कुछ कमजोरों को भेजा तो शायद वे तुरंत मारे जाएंगे। मुझे खुद जाकर उनसे मिलना होगा। ये सोचते ही मैंने काली बिल्ली को पकड़ा और मोहल्ले की ओर भागा। दरवाजे से बाहर निकलते ही मुझे शैतानी ऊर्जा का एहसास हुआ। ये कौन सा खूंखार भूत है? ये मेरे इतने करीब कैसे हो सकता है? ये सुनकर काली बिल्ली ने तुरंत समझाया ये बगल की बिल्डिंग का एक रैंक का खूंखार भूत है। वो काफी कमजोर है। मालिक आपको उसकी चिंता करने की जरूरत नहीं है। काली बिल्ली ने अपनी बात खत्म की तो उसकी आंखों में एक अजीब सी घबराहट थी। कुछ देर सोचने के बाद मैंने जाकर देखने का फैसला किया। उसकी बाहर निकलती शैतानी ऊर्जा शायद बयूरों के लोगों को डरा देगी। अगर वे आने की हिम्मत नहीं करेंगे तो मुझे कुछ और दिनों तक भूखा रहना पड़ेगा। जल्द ही मैं बगल वाले घर में पहुंच गया। मैंने दरवाजा खोला और उससे पूछा कि वो क्या कर रहा है। कमरे में मौजूद खूंखार भूत ने अपना सिर घुमाकर मेरी तरफ देखा। उसे मेरे शरीर में शैतानी ऊर्जा का कोई उतार चढ़ाव महसूस नहीं हुआ। उसने सोचा कि मैं बस एक छोटा मोटा भूत हूं। छोटे बच्चे तू यहाँ आने की हिम्मत कैसे कर रहा है? क्या तू अपनी जिंदगी से तंग आ गया है? ये कहकर उसने मेरी ओर शैतानी ऊर्जा का एक गोला फेंका। ये देखकर मुझे बिल्कुल भी परवाह नहीं हुई। मैंने उसके हमले को हवा समझकर नजरअंदाज कर दिया। वो खूंखार भूत दुष्टता से मुस्कुराते हुए मेरी तरफ देख रहा था। ये सोचकर कि मैं उसका सामना बिल्कुल नहीं कर पाऊंगा। लेकिन अगली पल शैतानी ऊर्जा मुझे छूने से ठीक पहले गायब हो गई। ये देखकर वो खूंखार भूत वहीं पर दंग रह गया। कुछ गड़बड़ महसूस होने पर उसने तुरंत अपना शैतानी दायरा फैला दिया। वो मुझे निकलकर देखना चाह रहा था कि मेरे पास क्या राज है। एस रैंक के खूंखार भूत द्वारा फैलाए गए शैतानी दायरे का दबाव बी रैंक के छोटे भूतों को सीधे कुचल सकता है। बाहर 10 महाराजाओं में से एक लिंगो ने शैतानी दायरे का दबाव महसूस किया और तुरंत से घुमाकर चिल्लाया ये बुफान जल्दी से सबसे मजबूत ढाल का इस्तेमाल करो। ये सुनकर ये बुफान ने तुरंत सबसे मजबूत ढाल का इस्तेमाल करके सभी को बचा लिया। ठीक उसी पर जब शैतानी दायरा उन तक पहुंचने वाला था सबसे मजबूत ढाल ने हमले को रोक दिया। ढाल के बाहर का हिस्सा पहले से ही शैतानी ऊर्जा से ढका हुआ था। लिंगो के माथे पर ठंडा पसीना आ गया और उसने सामने देखते हुए कहा क्या उस महान एस रैंक के खूंखार भूत ने हमें ढूंढ लिया है? वो अपने सामने मौजूद एस रैंक के खूंखार भूत की ताकत से बहुत डर रहा था। सिर्फ एक शैतानी दायरे ने ही उसे लगभग मार डाला था। कैप्टन सीशन का चेहरा बहुत गंभीर था। वो अपना हथियार पकड़े हुए सामने देख रही थी। वो किसी भी पल बाहर निकलकर जान की बाजी लगाने के लिए तैयार थी। तभी लिंगो अचानक चिल्लाया मैं समझ गया ये शैतानी दायरा हमारी तरफ नहीं छोड़ा गया है। हम तो बस इसके असर के किनारे पर हैं। ऊर्जा विस्फोट का केंद्र तो कॉलोनी के अंदर है। अंदर जरूर फिर कुछ हुआ है। ये सुनकर बाकी चारों महाराजाओं के चेहरे और भी गंभीर हो गए। जिस लड़ाई में एक लेवल के भूत को अपनी पूरी ताकत लगानी पड़ी वो शायद इतनी सीधी नहीं होगी। तो फिर अब हमें क्या करना चाहिए? सबने मुड़कर कैप्टन जिशिन की तरफ देखा। वाइशन का चेहरा गंभीर था। उसने भी कभी ऐसी स्थिति का सामना नहीं किया था। ठीक उसी समय लिंगो एक बार फिर चिल्लाया ये बुफान शील्ड जल्दी जल्दी जल्दी। अगले ही पल भूत क्षेत्र फिर से फैल गया। ये पिछले वाले से कहीं ज्यादा शक्तिशाली था। ये देखकर पांचों महाराज एक पल के लिए कुछ बोल नहीं पाए। उनकी आंखों के सामने ये भूत क्षेत्र साफ तौर पर ज्यादा शक्तिशाली था। इसकी शक्ति धीरे धीरे बढ़ रही है और जल्दी 5वें चरण तक पहुंच जाएगी। ये चौथे चरण की चरम स्तर का भूत क्षेत्र है। अगर ये थोड़ा और बड़ा तो पांचों महाराज मिलकर भी इसे नहीं हरा पाएंगे। अगर इसे कुछ और समय तक निगलने दिया गया तो शायद हम 10 किंग्स मिलकर भी हमला करें तो कोई फायदा नहीं होगा। लिंगो ये सोचकर घबरा गया। वो आगे कुछ भी कहने की हिम्मत नहीं कर सका। कैप्टन जिशिन ने गंभीर चेहरे से बाहर की ओर देखा। एक ऐसे लेवल का भूत जो चौथे चरण के चरण स्तर का भूत क्षेत्र बना सकता है शायद बहुत जल्दी ऐसे लेवल में विकसित हो जाएगा। अगर वो सच में कामयाब हो गया तो ड्रैगन देश का केवल एक ही अंत होगा। अगर
अगर ये भूत क्षेत्र किसी शहर में फैला होता तो सैकड़ों किलोमीटर के दायरे में सिर्फ तबाही और वीरानी बचती। एक ऐसे लेवल का भूत एक देश को तबाह कर सकता है, ये कोई मजाक नहीं है। पांचों महाराजाओं के चेहरे गंभीर हो गए और उन्होंने एक फैसला किया। बाइशन ने आदेश दिया, हमें इस बार इस लेवल के भूत को ढूंढना ही होगा ताकि भविष्य का खतरा टल जाए। फिर उसने अपने पीछे यूरियान और शीतियान की ओर देखा। वे दोनों भी समझ गए थे कि आगे की कार्रवाई में वे एक बोझ होंगे। महाराजाओं, आप चिंता न करें, हम अपनी ताकत जानते हैं। हम अभी कॉलोनी से बाहर जाकर यहाँ के हालात की रिपोर्ट देंगे। ये देखकर ज़िशीन अपने चारों साथियों को लेकर अंदर की ओर चली गई, जबकि शीतियान और यूरियान पीछे गेट की ओर चले गए। अचानक शीतियान रुक गया, कुछ तो गड़बड़ है, वो पागल सी कहाँ चला गया। और दूसरी तरफ मैं इस लेवल के भूत को पूरी तरह से हरा चुका था। और हवा निकालो, तुम्हारी ये बुढ़िया हवा बड़ी से बड़ी नहीं हो रही थी क्या? सामने वाला भूत इतना डर गया था कि उसका मुंह खुला का खुला रह गया। उसे यकीन ही नहीं हो रहा था कि अभी क्या हुआ। उसे तो शक होने लगा था कि क्या वो सच में इस लेवल का है या नहीं। पहले तो मैं लेवल के भूतों को एक ही थप्पड़ में मसल देता था ना, लेकिन मेरे सामने उसके जानलेवा हमले भी बेकार थे। ऐसा लग रहा था जैसे एक ही थप्पड़ में मरने वाला वो खुद है। मजा नहीं आया, तुम जाकर इसे निकल जाओ। मैंने बगल में तमाशा देख रही काली बिल्ली से कहा। आदेश मिलते ही काली बिल्ली से निकलने के लिए आगे बढ़ी। उसी समय पांचों गेट किंग्स एक मुसीबत में पड़ गए। ऐसे लेवल का आयना भूत तांसी का रूप लेकर खुद उनके पास आ गया था। शुक्र है कि असली तांसी जो अंधेरे में छिपा था सही समय पर सामने आ गया। लेकिन आयना भूत पकड़े जाने के बाद भागा नहीं, बल्कि वो मुंह से लाट टपकाता हुआ उन पांचों को देखकर शैतानी हंसी हंसने लगा। अगले ही पल उसका भूत क्षेत्र फैल गया और उसने तुरंत पांचों महाराजाओं को घेर लिया। मुझे पास में ही बुढ़िया ऊर्जा का विस्फोट महसूस हुआ और मैंने मुड़कर काली बिल्ली की तरफ देखा। क्या मैं इस आयना भूत को हरा सकता हूँ? ये सुनकर काली बिल्ली वहीं की वहीं दंग रह गई। मालिक, क्या आपको नींद आ रही है? वो आयना भूत ज्यादा से ज्यादा इस लेवल के चरम पर है, जबकि आप तो ऐसे लेवल से भी ऊपर हैं। काली बिल्ली की बात सुनकर मुझे अपनी ताकत का अंदाजा हुआ। मैं फौरन लोगों को बचाने के लिए निकलने को तैयार हो गया। लेकिन काली बिल्ली जो हमेशा मेरी इज्जत करती थी, उसने इस बार मुझे रोक लिया। मालिक, पहले मेरी एक बात सुनिए, जल्द ही भूतों का सैलाब आएगा और हजारों भूत उतरेंगे। अनगिनत एस लेवल और उससे ऊपर के भूत ब्लू स्टार पर दिखाई देंगे। इंसानों का सबसे मजबूत लेवल अभी सिर्फ एस लेवल है, तब तक तो वे वैसे भी मर जाएंगे। आप उन्हें क्यों बचाना चाहते हैं? उसके इतना कहते ही मेरे शरीर से अचानक एक भारी दबाव निकला। ये देखकर काली बिल्ली फौरन एक कोने में छिप गई। उसे लगा कि मुझे भूख लगी है और मैं बिल्ली का हॉटपॉट खाना चाहता हूँ। पर मैं तो बस उसे घूर रहा था और सोच रहा था इस बिल्ली के वाकई बहुत से अनजाने राज हैं। फिर मैंने उसे देखते हुए ठंडी आवाज में कहा, मैं जानता हूँ कि इंसानों और भूतों की लड़ाई तब तक खत्म नहीं होगी जब तक वो एक पूरी तरह मिट न जाए। लेकिन अपने इंसानी तजुर्बे से मैं जानता था कि वो एकता की ताकत को समझते हैं। अगर भूतों का सैलाब सच में आ गया तो भी वो उसे निपट लेंगे। इतना कहकर मैं पांचों महाराजाओं की तरफ भागा। काली बिल्ली को पहले से ही डर के मारे कांप रही थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसका मालिक इंसान है या भूत। पास में घुटनों पर बैठा एस्केट का खूंखार भूत स्थिति को समझ गया और तुरंत अपनी वफादारी जताई। अब से जीते जी मैं मालिक का कुत्ता हूँ और मरने के बाद मालिक का भूत। उसी वक्त हजारों मील दूर से पूरा देश में हलचल मच गई। उन्हें पता चला कि ड्रैगन देश के पांचों महाराजा एक मुश्किल लड़ाई में फंस गए हैं। इसलिए उन्होंने आम लोगों की जान का लालच लेकर अपने देश के 3 एस्केट के खूंखार भूतों को सीमा पर बुला लिया। उनमें से एक थी एस्केट की फटे मुंह वाली औरत, जिसे जब कोई काम नहीं होता तो वो सड़क पर जाकर लोगों से पूछती थी कि क्या मैं सुंदर हूँ। जो कहता कि वो सुंदर नहीं है उसका सिर धड़ से अलग हो जाता और वो हमेशा के लिए बोलने की काबिलियत खो देता। और जो कहता कि वो सुंदर है उसे कोई नाम में अपने जैसा ही फटा हुआ मुंह देती थी। दूसरा एस्केट का खूंखार भूत था सपनों का सौदागर, जो लोगों के सपनों में घुसकर उन्हें मार सकता था। और एक और एस्केट का खूंखार भूत था लाल चोटी वाला। ये भूत थोड़ा सिरफिरा लगता था, वो सिर्फ टॉयलेट में ही नजर आता था और लोगों से पूछता था कि तुम्हें लाल कागज चाहिए या नीला कागज। लेकिन कोई चाहे जो भी चुने वो उसे खा जाता था। और इस तरफ आने वाले भूत ने पांचों महाराजाओं को अलग अलग 5 जगहों में कैद कर लिया था। पहले तो वो जैसे तैसे उसका सामना कर पा रहे थे, लेकिन अब वो पूरी तरह से कमजोर पड़ गए थे। कैप्टन ज़िशीन समझ गई थी कि कोई और रास्ता नहीं बचा है। वो जोर से चिल्लाई और सबको आदेश सुनने को कहा, एक पल रुकिए, मैं अपनी पूरी ताकत लगाकर इस जगह को एक पल के लिए तोड़ दूंगी। तुम चारों मौका देकर यहाँ से भाग जाना। हम अपने देश की सबसे बड़ी ताकत हैं, हम सब यहाँ नहीं मर सकते। ये सुनते ही लोफे ने सबसे पहले इसका विरोध किया। कैप्टन, बहुत से ऐसे मामले हैं जिन्हें सिर्फ आप ही सुलझा सकती हैं। मेरी ताकत भी आपकी लगभग बराबर है, इसलिए मेरा खुद को कुर्बान करना ही सबसे अच्छा रहेगा। तभी टीम के टैंकर ये बुफान ने भी विरोध किया। मेरा फर्ज तुम सबको बचाना है, तुम से कोई भी मेरे सामने मरने की सोचना भी मत। टीम के बाकी सदस्य भी एक एक करके आगे आए और अपनी जान देने की पेशकश करने लगे। ये नजारा देखकर कैप्टन ज़िशीन का दिल भर आया। उसने एक गहरी सांस ली और सबको बताया, ये आने वाला भूत लगभग डबल एस्केट तक पहुंच चुका है। सिर्फ मेरे कुर्बान होने पर ही तुम्हारे बचने का कोई मौका होगा। कोई और इसे जरा सा भी नुकसान नहीं पहुंचा पाएगा, इसलिए इस बार तुम्हें मेरी बात माननी ही होगी। बाकी चारों महाराजा भी ये बात अच्छी तरह से जानते थे। उन सबकी आंखों में आंसू थे और वो कैप्टन ज़िशीन को देख रहे थे। शायद ये उनकी आखिरी मुलाकात थी। कुर्बानी के बाद कोई कितना भी ताकतवर क्यों न हो, वो रात में बदल जाता है। ज़िशीन ने धीरे-धीरे अपनी आंखें बंद कर ली। अगले ही पल उसने अचानक आंखें खोली और उसके चारों तरफ एक तेज सुनहरी रोशनी चमक उठी। वो सुनहरी रोशनी धीरे-धीरे एक जगह इकट्ठा होने लगी और ज़िशीन की हथेली पर एक बहती हुई सुनहरी गोले में बदल गई। और यही वो ताकत थी जिसने उसे देश की सबसे शक्तिशाली योद्धा बनाया था। अगले ही पल उस सुनहरी गोले में दरारें पड़ने लगी। हवा में धीरे-धीरे एक जबरदस्त ऊर्जा महसूस होने लगी। लेकिन ठीक अगले ही पल अचानक एक काली शक्ति ने आकर उस सुनहरी गोले को काबू कर लिया और उसे वापस ज़िशीन के शरीर में धकेल दिया। और उसने आने वाले भूत की बनाई हुई जगह को भी चकनाचूर कर दिया। ये क्या हो रहा है? जिस बुढ़िया दुनिया को पांचों महाराजा मिलकर भी नहीं तोड़ पाए, उसे किसी ने इतनी आसानी से चकनाचूर कर दिया। इतना ही नहीं, उसने सूरज जितनी गर्म कुर्बानी की ऊर्जा को भी दबा दिया। इस शख्स की ताकत तो हकीकत से परे है। बाकी चारों महाराजा भी आने वाले भूत की दुनिया से बाहर आ गए। उन्होंने एक दूसरे को देखा, किसी को समझ नहीं आ रहा था कि क्या हुआ है। हम तो मरने वाले थे ना। तभी आने वाले भूत ने जानवर की तरह एक दहाड़ लगाई। उसे भी पता चल गया था कि कोई उसके काम में दखल दे रहा है। उसने जैसे ही सिर घुमाया उसकी नजर मुझ पर पड़ी। तो ये सब तुम्हारी करतूत है ना? अगर ऐसा है तो मैं तुम्हें खाकर डबल एस्केट में विकसित हो जाऊंगी। इतना कहकर उसने अपनी भूतिया शक्ति से मुझ पर हमला कर दिया। लेकिन जैसे ही वो मुझे छूने वाली थी, काली बिल्ली मेरे पीछे से कूदकर सामने आई और अपना पंजा आने वाले भूत के माथे पर रख दिया। अगले ही पल उसने भूत को 70-80 मीटर दूर फेंक दिया। उसके आने पर भी दरारें पड़ने लगी थी। उसकी भूतिया शक्ति भी काफी कमजोर हो गई थी। मालिक, इस टूटे हुए आने से मैं निपट लूंगी। आप उन इंसानों के पास जाइए। ये देखकर कि काली बिल्ली काफी ताकतवर है, मैंने इसे मिलाया और उस भूतिया दुनिया से बाहर चला गया। मुझे देखकर पांचों महाराजाओं के पसीने छूट गए। उनकी नजरों में मैं तो बस एक आम इंसान था जिसमें कोई भूतिया शक्ति नहीं थी। इस जगह पर सही सलामत कैसे हो जहां इतने खूंखार भूत घूम रहे हैं? बाइशन ने तुरंत अपनी 2 तलवारें निकाली और लड़ने की पोजीशन ले ली। उसे अंदर से महसूस हो रहा था कि यह आदमी कम से कम ऐसे लेवल का खूंखार भूत है जिसने अभी उसकी मदद की। वो शायद यही है। आखिर तुम चाहते क्या हो? ये सुनकर मैं धीरे से हंसा। अरे लड़की, क्या तुम मेरे साथ एक अजीब सा रोमांस कर सकती हो? बाइशन का चेहरा एकदम से लाल हो गया। इतने सालों से सब उसकी ताकत से डरते थे, किसी ने भी कभी उसे इस तरह बात करने की हिम्मत नहीं की थी। और तो और वो भी इतना हैंडसम खूंखार भूत। लेकिन बाइशन को जल्दी होश आ गया। तुमने ही हमें फोन करके तुम्हें पकड़ने के लिए बुलाया था, है ना? ये सुनते ही मैंने तुरंत जवाब दिया, हाँ, मैंने ही तुम्हें फोन किया था। ये सुनकर बाकी 4 महाराजा तुरंत सतर्क हो गए। इस खूंखार भूत ने अभी आसानी से मेरे भूत के दायरे को कुचल दिया था। इस समय बाइशन भी उसे फिर से गंभीरता से लेने लगी। उसने अपनी 2 तलवारें कसकर पकड़ ली और गंभीर चेहरे से मुझे देखने लगी। घबराओ मत, मैं तुम्हारी मदद करने आया हूँ। ये मत भूलो कि अभी तुम्हें किसने बताया था। लेकिन तभी आसमान अचानक से काला हो गया। एक ऐसे लेवल के खूंखार भूत की ताकत ने पल भर में पांचों महाराजाओं को दबा दिया। पता चला कि काली बिल्ली मेरे भूत के साथ खेल रही थी। उसने मेरे भूत को इतने दबाव में रखा कि वो सीधे ऐसे लेवल में इवॉल्व हो गया। एक पल में काले बादल शहर पर छा गए। 10 फीट का दायरा उसकी भूतिया ऊर्जा से घिर गया था। बाइशन के चेहरे पर बहुत बुरा भाव था। उसने मेरी तरफ मुड़कर देखा। मुझे पता है कि आप बहुत ताकतवर हैं, प्लीज इसे खत्म करने में हमारी मदद कीजिए। उसके बाद आपको जो भी चाहिए होगा हम आपकी हर ख्वाहिश पूरी करेंगे। ये सुनकर मैं हंस पड़ा। मैं बुरे इरादे से बाइशन को देखने लगा। बाइशन का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसे लग रहा था कि मेरी शर्त इतनी सीधी नहीं होगी। उसी समय ताकतवर हो चुका मेरा भूत घमंड से चिल्लाया, तुम सब जाकर मर जाओ,
काली बिल्ली ने नहीं सोचा था कि उसका शिकार उसे उकसाने की हिम्मत करेगा। तुम मेरे लिए सीधे खड़े रहो, मैं तुम्हें सिखाती हूँ कि असली खूंखार भूत कौन है। लेकिन अगले ही पल मैंने काली बिल्ली को एक तरफ फेंक दिया। एक खूबसूरत लड़की देख रही है, अपने भाई को थोड़ा स्टाइल दिखाने दो। काली बिल्ली उसे गाली देने ही वाली थी कि उसने देखा मैं पहले ही पलक झपकते मेरे घोस्ट के सामने पहुंच गया था। मेरी सारी बुढ़िया ऊर्जा मेरी बाहों में जमा हो गई थी। मैंने एक घूंसा मेरे घोस्ट के माथे पर दे मारा। तुरंत मेरा घोस्ट काले धुएं में बदलकर हवा में गायब हो गया। मेरा घोस्ट के गायब होते ही आसमान से वो भयानक और उदास माहौल भी गायब हो गया। किनारे से देख रहे पांचों महाराजाओं को अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था। वो एक ऐसा लेवल की ताकत थी जो आसानी से एक देश को तबाह कर सकती थी। अगर दुनिया भर के भूतों के शिकारी भी एक साथ आ जाते तो भी जीतना नामुमकिन था। और उसे इस आदमी ने एक ही घूंसे में खत्म कर दिया। जैसे ही मेरा घोस्ट का शरीर गायब हुआ, एक नीला क्रिस्टल नीचे गिरा। ये क्या चीज है? मैं क्रिस्टल को देखकर थोड़ा सुन्न हो गया था। रिसर्च डिपार्टमेंट के हेड तांसी मेरे पास आए और बताने लगे, भाई इस चीज को घोस्ट क्रिस्टल कहते हैं। इसमें भूत की मरने से पहले की ज्यादातर भूतिया ऊर्जा होती है और उसकी ताकत भी दूसरे भूतों के लिए बहुत फायदेमंद चीज है। अच्छा तो ये बात है, ये तो गेम में लेवल अप करने वाले एक्सपीरियंस जैसा है ना? मैंने काली बिल्ली और हरे भूत की तरफ मुड़कर देखा। दोनों के मुंह से लार टपक रही थी। मैंने तुरंत घोस्ट क्रिस्टल उनकी तरफ फेंक दिया। तुम दोनों खुद ही इसे छीन लो। कुछ ही देर में हरे भूत ने आधा क्रिस्टल सो किया और उसकी ताकत एस लेवल की पीक पर पहुंच गई, जबकि काली बिल्ली ने बस एक डकार ली। उसकी ऊर्जा में कोई बदलाव नहीं आया। जैसा मैंने सोचा था वैसा ही हुआ। इस काली बिल्ली के वाकई में बहुत सारे राज हैं। ये चीन के बड़े अधिकारियों और पांचों महाराजाओं के बीच एक वीडियो कॉल है। बाइशन ने कम्युनिकेशन डिवाइस मेरे हाथ में रख दिया। लड़के, जब तुमने पहली बार फोन किया था तो क्या कहा था? अपनी मांग फिर से दोहराओ। मैं देखता हूं कि देश तुम्हारी मांग पूरी कर सकता है या नहीं। एक गहरी और रोंगदार आवाज कम्युनिकेशन डिवाइस से आई। ये सुनकर मेरी आंखों में चमक आ गई। अगर मैं गलत नहीं हूं तो जिस शख्स ने मुझे फोन किया था वो थी चीन के सुप्रीम कमांडर ओल्ड वन। जब मैं इंसान हुआ करता था तब मैं अक्सर टीवी पर उनकी खबरें देखा करता था। इतनी दमदार आवाज सिर्फ उन्हीं की हो सकती थी। मैंने तुरंत उन्हें बताया कि मेरा इरादा किसी को मारने का नहीं है और नहीं मैं भूत बनना चाहता था। देशवासियों, मैंने सुना है कि आपके खुफिया विभाग के पास बहुत सारा खाना है, इसलिए मैंने आपको सिर्फ गुजारा भत्ता मांगने के लिए फोन किया है ताकि जब मुझे भूख लगे तो कुछ खाने को मिल जाए। बस पेट भर जाए, इतना ही काफी है। ओल्ड वन ने ये सुनते ही राहत की सांस ली। उन्होंने सोचा नहीं था कि मेरी मांग इतनी मामूली होगी। फिर उन्होंने मुझसे कहा, हालांकि देश के पास भूतों का खाना ज्यादा नहीं है लेकिन तुम्हारा पेट भरने के लिए काफी है। लेकिन ओल्ड वन के पास एक और जबरदस्त आइडिया था। उन्होंने मुझे देश के लिए काम करने का सुझाव दिया। नौकरी मिलने के बाद न सिर्फ खाने पीने की चिंता नहीं रहेगी बल्कि गाड़ी और घर खरीदने जैसी कई सुविधाएं भी मिलेंगी। उन्होंने मेरे लिए एक खतरनाक भूत विभाग बनाने का भी वादा किया और मैं उस विभाग का हेड होऊंगा। मुझे सीधे ओल्ड वन के साथ 1-to-1 काम करने का अधिकार होगा। ओल्ड वन की बातें सुनकर मेरा मन भी ललचा गया। आखिर देश के इतने बड़े अधिकारी हैं, उनकी एक बात मेरे दिल को छू गई। मैंने भी हाँ कर दी। आखिर एक भूत होते हुए भी एक पक्की नौकरी कौन नहीं चाहेगा। तभी अचानक ओल्ड वन के पीछे का दरवाजा जोर से खुला। एक आदमी ओल्ड वन के सामने आकर गिरा और घबराई हुई तेज आवाज में बोला, रिपोर्ट सुप्रीम कमांडर, चेरी ब्लॉसम देश से भेजे गए 3 एसरैन के खतरनाक भूतों ने सीमा पार कर ली है। दूसरी डिवीजन के 5 नेवल किंग्स में से 3 किंग्स गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। अब हमारे पास उन्हें रोकने के लिए कोई लड़ाकू ताकत नहीं बची है। ये सुनते ही ओल्ड वन का चेहरा एकदम गंभीर हो गया। अगर सच में इन 3 एसरैन के खतरनाक भूतों को चीन की सीमा में घुसने दिया गया तो 2.5 दिन के अंदर सारे शहर भूतों के शहर बन जाएंगे। स्थिति को समझने के बाद उन्होंने तुरंत पहली डिवीजन के 4 नेवल किंग्स को इकट्ठा किया और कहा, अभी निकलो, जाकर दूसरी डिवीजन के 2 नेवल किंग्स की मदद करो। फिर वो मुझसे बोले, मिस्टर साई, आप देख रहे हैं अभी नौकरी शुरू हुई है और काम भी आ गया। आपके पास ये काम पूरा करने का समय तो होगा ना? ओल्ड वन ने मुस्कुराते हुए कम्युनिकेशन डिवाइस पर मुझसे बात की। चेरी ब्लॉसम देश के लिए नीचे लो। ओल्ड वन, अगर आप नहीं भी कहते तो भी मैं उन्हें ढूंढ ही लेता। जब मैं इंसान था तब भी इनकी हरकतों पर मुझे बहुत गुस्सा आता था। इतना कहकर मैं आसमान की ओर उड़ गया। सीन बदलता है। इस समय चीन की सीमा पूरी तरह से दुश्मनों के कब्जे में थी। चीन के 5 नेवल किंग्स में से 3 किंग्स लड़ने की हालत में नहीं थे। सिर्फ 2 बचे थे जो जी जान से लड़ रहे थे। लेकिन अगर 5 नेवल किंग्स एक साथ हमला करते तो भी वो सिर्फ एक एसरैन के खतरनाक भूत का ही सामना कर सकते थे। अब जो 2 बचे थे वो भी लगातार हार रहे थे। उनके घाव बढ़ते जा रहे थे और वो अपनी हिलने डुलने की ताकत खोने वाले थे। लेकिन शुक्र है कि आखिर में उन्होंने तीनों एसरैन के खतरनाक भूतों को एक साथ एक जगह पर घेर लिया। दूसरी टीम के कैप्टन शाओ की आंखों में अचानक एक चमक आई और उसने दहाड़ते हुए आदेश दिया, आसपास के सभी आम लोग सुरक्षित निकाल लिए गए हैं। अब हमें अपनी कसम पूरी करनी चाहिए। शाओ शुरू से ही जानता था कि ये लड़ाई जीती नहीं जा सकती, इसलिए उसने आम लोगों के हटने का इंतजार करने की योजना बनाई थी ताकि बाद में वो खुद को उड़ाकर इस संकट को खत्म कर सके। ये सुनकर दूसरी टीम के 5 नेवल किंग्स सबके सब खड़े हुए और मौत को गले लगाने के लिए तैयार अपने सामने मौजूद 3 खतरनाक भूतों को देखने लगे। अचानक एक परछाई उनके ऊपर दिखाई दी। तुम नेवल किंग्स को और कोई काम नहीं है क्या जो हर बात पर खुद को उड़ाने चले जाते हो? क्या मरने का नजारा चेरी ब्लॉसम से भी ज्यादा सुंदर है क्या? इस समय जो जापानी इस पर नजर रखे हुए थे वे हैरान रह गए। यह आदमी कब आया? क्या चीन के पास में छुपा हुआ नेवल किंग भी है? 5 नेवल किंग्स भी अपनी जगह पर हैरान खड़े थे। वो कुछ कहने ही वाले थे कि मैं पहले ही मुड़कर उन 3 एसरैन के भूतों की तरफ बढ़ चुका था। मेरे सबसे करीब एसरैन की स्वेट माउथ वुमन थी। उसने मेरी ऊर्जा से महसूस किया कि मैं सिर्फ एक मामूली इंसान हूं, इसलिए उसने अपना मास्क उतार दिया। मुझसे पूछ रही हूं कि तुम सुंदर हो या नहीं? क्या तुम्हें बस यही कुछ शब्द कहने आते हैं? अगर बोलोगी नहीं तो लड़ोगी कैसे, है ना? जाकर अपने लिए एक आईना खरीद लो, अपनी भूत जैसी शक्ल देखो और पूछती हो कि सुंदर हो या नहीं। अगर तुम खुद को देखोगी तो पता अपने ऊपर ही एक के बाद एक कई हमले कर दोगी। फटे मुंह वाली औरत का मुस्कुराता चेहरा पल भर में उतर गया और उसे जान से मारने का इरादा साफ चलने लगा। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे बदसूरत कहने की? तुम्हें तो मर जाना चाहिए। उसके शरीर से एक शक्तिशाली भूतिया ऊर्जा निकलने लगी जो मानो पूरे आसमान को ढक लेना चाहती हो। हवा में जान से मारने का इरादा भरा हुआ था लेकिन इस पर मैंने सिर्फ एक उबासी ली। बस इतना ही। ये कहकर मैं पलक झपकते ही उसके सामने पहुंच गया। मैंने उसके फटे हुए बड़े से मुंह पर एक जोरदार घूंसा मारा। और बस इतने से तुम मुझे मारना चाहती हो? अगले जन्म में थोड़ा मेकअप करना सीखकर आना, फिर मुझसे पूछना कि सुंदर हो या नहीं। फटे मुंह वाली औरत ने अपनी आंखें फाड़कर देखा। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि उसका शरीर धीरे धीरे गायब होने लगा है। ठीक है, अब इस लड़ाई को खत्म करने का समय आ गया है। जैसे ही मैं आखिरी घूंसा मारने की तैयारी कर रहा था तभी मेरे पीछे से अचानक एक एस क्लास का दुष्ट भूत आ गया और वो कोई और नहीं बल्कि एस क्लास का ड्रीम पर्सन था। छोटे, जरा मेरी आंखों में देखो, क्या दिखता है? ड्रीम पर्सन अपनी छोटी छोटी आंखों से मुझे घूर रहा था। ऐसी आंखों से तुम ठीक से देख ही सकते हो क्या? मैंने सिर उठाकर उसकी आंखों में देखा पर अजीब बात ये थी कि मुझे बिल्कुल भी साफ नहीं दिख रहा था कि वो कैसा दिखता है। तभी मेरे दिमाग में एक तस्वीर उभरी। ऐसा लगा जैसे मैं अपने स्कूल के दिनों की क्लास में हूं और टीचर की नजरों के नीचे अपनी आगे बैठी क्लास की सबसे सुंदर लड़की को चक्कर देख रहा हूं। लेकिन अगली पल मैं हंस पड़ा। वाकई एस क्लास का ड्रीम पर्सन कुछ तो है, मेरे जैसे लेवल वाले पर भी असर कर सकता है। लेकिन वो ये भूल गया कि मैं पहले एक चीनी था। सपने वाली क्लास में सारे छात्र किमोनो पहने हुए थे। भला कौन सा चीनी क्लास में ये सब पहनता है? इतनी सी ताकत लेकर मेरे सामने खुद को शर्मिंदा मत करो। मैंने सिर उठाकर ध्यान से चारों ओर देखा। जल्दी मेरी नजर खिड़की के पास बैठी एक छोटी लड़की पर पड़ी। असल दुनिया की तरह ही उसका चेहरा बिल्कुल साफ नहीं दिख रहा था लेकिन मैं जानता था कि यही सपने को बनाने वाली है। पलक झपकते ही मैं उसके सामने पहुंच गया और उसका कॉलर पकड़कर उसे ऊपर उठा लिया। उस छोटी लड़की के हैरान चेहरे को देखते हुए मैंने उसे उठाकर फेंक दिया। ड्रीम पर्सन के बनाए हुए सपने के नियम मुझ पर बिल्कुल भी काम नहीं करते। ताकत का ये फासला मुझे सपने की दुनिया में अपनी मनमानी करने की इजाजत देता है। जिस पर वो छोटी लड़की जमीन पर गिरी उसी पर असल दुनिया में मैंने अपनी आंखें खोल ली। मेरे सामने खड़ा ड्रीम पर्सन भी कांपने लगा था। सपने की दुनिया में वो छोटी लड़की ही उसका असली शरीर है। हालांकि मैंने उसे सीधे तौर पर मारा नहीं लेकिन उस भूत को बहुत गहरी चोट पहुंची थी और उसका शरीर भी धीरे धीरे गायब होने लगा था। अभी भी छिपकर क्या कर रही हो? बाहर आकर मुझसे मिलो। क्या ये बेहतर नहीं है? मैं आसमान की ओर जोर से चिल्लाया। मेरे इतना कहते ही एक लाल रंग का चोगा पहने हुए आदमी बाहर निकल कर आया। मुझे समझ नहीं आया उसने मुझ पर तब हमला क्यों नहीं किया जब मैं सपने में था। कहीं उसे खुद पर बहुत ज्यादा भरोसा तो नहीं है। जल्द ही उसकी हरकतों ने मेरी उलझन दूर कर दी। पता चला कि वो सिर्फ टॉयलेट में ही हमला कर सकता है। देखते ही देखते उसने अपनी शक्तियों से एक बाथरूम बना दिया। ये देखकर मैं सीधे एक टॉयलेट पर जाकर बैठ गया। लाल चोगे वाले ने जल्दी से टिश्यू पेपर के 2 रोल निकाले और मेरे सामने आकर बोला, आप लाल रंग का टॉयलेट पेपर लेना चाहेंगे या नीले रंग का? मैंने चारों ओर नजर घुमाई। मैंने पाया कि यह बाथरूम भी सपने की दुनिया की तरह ही है जो एक बुढ़ा इलाके के खास नियमों का इस्तेमाल करता है लोगों को मारने के लिए। लेकिन ये तरीका सिर्फ बराबर या उससे कम लेवल वालों पर ही काम करता है। मेरे लिए तो ये बस गेम खेलने की जगह बदलने जैसा है।
इसने कहा कि मुझे टिश्यू पेपर चाहिए, तुम्हें लेना ज्यादा अच्छा नहीं रहेगा। इस समय बाहर से निगरानी कर रहा सकुरा देश हंस पड़ा। उन्होंने स्क्रीन पर देखा कि 3 एस क्लास के खतरनाक भूतों ने अपना दायरा फैला दिया है। वे सब मान चुके थे कि मैं अंदर मर गया हूं और वे मुझे निकल रही हैं। दूसरी टीम के 5 महायोद्धाओं के चेहरे भी बहुत गंभीर थे, वे बुरी तरह से घायल थे। मुझ तक मदद पहुंचाने की ताकत उनमें अब नहीं बची थी। तभी एक महायोद्धा आगे आया। कैप्टन, चलिए हम उस बेचारे को बचाकर लाते हैं, वो तो बस एक आम इंसान है, इतनी कम उम्र में मर जाना बहुत दुख की बात है। कैप्टन चाओ ने ये सुनकर बस चुपचाप वहीं खड़े रहे। वो भी मुझे बचाना चाहते थे, लेकिन अगर उनके साथी ऐसे ही मर जाते तो वाशिया के हजारों आम नागरिकों की रक्षा करना और भी मुश्किल हो जाता। और 3 एस क्लास के खतरनाक भूतों के दायरे में शायद 5 के आत्मविस्फोट से भी सिर्फ 1 पॉइंट का ही नुकसान होता। 5 महायोद्धा बस बेबसी से आसमान में उस काले दायरे को देखते रहे, ये जानने के लिए कि आखिर अंदर वो क्या रहा है। अचानक वो दायरा गायब होने लगा। एक साया धीरे-धीरे हवा में दिखने लगा। ध्यान से देखने पर पता चला कि वो मैं था जो बिना किसी खरोंच के वहां खड़ा था। पहले जो 3 एस क्लास के खतरनाक भूत दिखाई दिए थे, वे अचानक हवा में गायब हो गए थे। एक पल में पूरी दुनिया के लोग हैरान रह गए, सबके मुंह खुले रह गए। ये क्या हुआ? वो 3 एस क्लास के खतरनाक भूत कहां चले गए? इस सवाल का जवाब किसी के पास नहीं था। सब अपनी जगह पर दंग खड़ी स्क्रीन पर मुझे देख रहे थे और मैं अपने सामने रखे 3 भूतिया क्रिस्टल को देख रहा था। मेरी यह हरकत देखकर 5 महायोद्धाओं ने भी उस तरफ देखा। उन्हें अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था। ये 3 एस क्लास के खतरनाक भूत बस ऐसे ही खत्म हो गए। छुपी हुई काली बिल्ली और हरे भूत मुंह में पानी भरकर तेजी से भागते हुए आए। मालिक की जय हो, मालिक सबसे महान हो। अभी तो आपने इतनी मेहनत से 1 एस क्लास वाले को खत्म किया था। आप बहुत थके हुए थे, फिर भी बिना किसी शिकायत के यहाँ आए और इन 3 एस क्लास के छोटे मोटे भूतों को भी खत्म कर दिया। इतना बहादुर भूत पूरी दुनिया में सिर्फ आप ही हैं मालिक। काली बिल्ली और हरा भूत लगातार चापलूसी कर रहे थे। ये नजारा देखकर 5 महायोद्धा हैरान रह गए। ये बिल्ली तो बोल सकती है, ये तो एक 80 एस क्लास का खतरनाक भूत है। ठीक है, बस करो चापलूसी। ये 3 भूतिया क्रिस्टल तुम लोग ले लो, मुझे ये चीज खाना पसंद नहीं है। ये देखकर काली बिल्ली और हरे भूत ने जल्दी उठाना शुरू कर दिया। निगरानी कर रहे सभी देशों को अब जाकर समझ आया, ये साधारण सा दिखने वाला इंसान जिसमें कोई भूतिया शक्ति नहीं लग रही थी, वो 3 एस क्लास के खतरनाक भूतों को बिना किसी खरोंच के खत्म कर सकता है। उसकी असली ताकत शायद एस क्लास तक पहुंच चुकी है। वो काली बिल्ली और हरा भूत उस लड़की की बहुत इज्जत करते हैं। क्या ये दोनों भूत उसी के पाले हुए हैं? एक महायोद्धा खुद को रोक न सका और पूछ बैठा। शाओ गुओ का चेहरा बहुत गंभीर था। वे दोनों उसे मालिक बुलाते हैं, जाहिर है वे उसी के चेले हैं। थोड़ी ही देर में हरे भूत और काली बिल्ली ने क्रिस्टल को सूख लिया। हरा भूत सफलतापूर्वक एस क्लास तक पहुंच गया। काली बिल्ली में अभी कोई ज्यादा बदलाव नहीं आया था। इसके बाद मैंने संतुष्टि से सिर हिलाया। मैंने सीमा के उस पार देखा। मैं जिस दिशा में देख रहा था वो नीच सकुरा देश। मैं तो सोच रहा था कि चुपचाप गुजारा करूंगा। मार काट बचाना मुझे पसंद नहीं है, लेकिन छोटे सकुरा, जब तुमने पहले हाथ उठाया है तो मुझे दोष मत देना। इसके बाद मैं हरे भूत और काली बिल्ली को लेकर सकुरा देश की ओर चला। बूढ़े हुआंग ने यह नजारा देखकर एक पल में हंस पड़े। अब आएगा असली मजा। लेकिन अगले ही पल बूढ़े हुआंग की आंखें फटी की फटी रह गई। पैरानॉर्मल बेड़ों का सबसे खतरनाक खतरे का अलार्म पूरे हॉल में गूंजने लगा और यही भूतों के सैलाब के आने का आगाज था। अंधेरा 10 क्लास और उससे भी ऊपर के भूत पूरी दुनिया पर छा जाएंगे। इस वक्त मैं सकुरा देश की सरहद में पहुंच चुका था, पर मैंने सोचा नहीं था कि यहाँ की गलियां भूतों की मौजूदगी से भरी होंगी। खतरनाक भूत तो हर जगह दिखाई दे रहे थे। ये नजारा देखकर मैं व्यंग्य से हंसा। यहाँ तो इंसान नाम मात्र के ही थे, तो फिर इस देश को तबाह करने में कोई बड़ा पाप नहीं होगा। सकुरा देश के बड़े अधिकारियों ने नई शुरुआत योजना पर काम करना शुरू कर दिया था। इस योजना के तहत वे कुछ लोगों को भविष्य के लिए बचाकर भेज रहे थे ताकि बाद में मौका मिलने पर सकुरा देश को फिर से बसाया जा सके। लेकिन भेजे जाने वाले इन लोगों में नौजवान और बच्चे नहीं थे, बल्कि ये ताकतवर और बड़े लोग थे। तभी प्रधानमंत्री ने कहा, योजना शुरू की जाए। हम लोग जिन्होंने ये योजना बनाई है पहले जाएंगे। किसी को कोई एतराज नहीं। वहाँ मौजूद सभी लोगों ने सहमति में सिर हिलाया। कोई भी अपनी जान बचाने का मौका दूसरों को नहीं देना चाहता था। अब हम सब अंतरिक्ष यान की ओर चलेंगे। एक बार हम अंतरिक्ष में पहुंच गए तो कितना भी ताकतवर भूत क्यों न हो, हमारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। ये कहने के बाद सभी बड़े अधिकारी भागने लगे। वे एक दूसरे से आगे निकलकर यान के अंदर भाग रहे थे, लेकिन उन्हें इस बात का अंदाजा नहीं था कि मैं काफी देर से यही इंतजार कर रहा था। आखिरकार तुम लोग आ ही गए। मैं तुम्हारा बहुत देर से इंतजार कर रहा था। ये कैसे हो सकता है? तुमने तो अभी 3 एस क्लास भूतों को खत्म किया था ना? जब उन्होंने मुझे ठीक से देखा तो सब लोग निराश हो गए। असल में यहाँ आते समय काली बिल्ली और हरा भूत मेरे लिए आगे का रास्ता साफ कर रहे थे। वे जहाँ से भी गुजरते वहाँ कोई भूत जिंदा नहीं बचता था और मुझे कोई भी बड़ा अधिकारी नहीं दिखा। तभी मैं समझ गया कि तुम डरपोक भागना चाहते हो और बेस पर एक अंतरिक्ष यान खड़ा था। कोई बेवकूफ ही समझ जाता कि तुम लोग उसी में जाने वाले हो, लेकिन मैंने यह नहीं सोचा था कि सबसे आगे भागने वाला तुम होगे। सकुरा देश के प्रधानमंत्री मेरे इतना कहते ही सब डर के मारे कांपने लगे और घुटनों पर बैठ गए। वे सब अपनी जान की भीख मांगने लगे। प्रधानमंत्री ने सबसे पहले बोलना शुरू किया, मालिक मुझे पता है कि हमने गलती की है, लेकिन आपने भी देखा होगा कि अभी हमारे देश पर भूतों ने कब्जा कर लिया है। हमारे पास और कोई चारा नहीं था, इसलिए हमें ऐसा करना पड़ा। हम चाहते थे कि आपका महान देश हमारा थोड़ा बोझ कम करने में मदद करे। वो बहुत ही लाचार और बेबस दिख रहा था, लेकिन मैं अच्छी तरह जानता था ये सब क्या नाटक है। तुम लोग बस हमारे देश की ताकत से जलते हो, है ना? इसके बाद मैं उठा और सबको अपनी ठंडी नजरों से घूरने लगा। ये देखकर प्रधानमंत्री घबराकर बोले, मालिक 1 मिनट रुकिए, हम आपको वो सब कुछ दे सकते हैं जो आप चाहते हैं, यहाँ तक कि पूरा देश भी दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन प्लीज हम सब लोगों को बख्श दीजिए। उसने ये बातें बहुत जोर से कही, जैसे उसे डर हो कि अगले ही पल में उन सबको खत्म कर दूंगा। उसकी यह बात सुनकर मेरी आंखों में और ज्यादा ठंडक आ गई। मैंने कभी नहीं सोचा था कि एक प्रधानमंत्री होकर वो अपने देश के सारे नागरिकों को छोड़ देगा, इन बड़े अधिकारियों के अलावा बाकी लोगों की जिंदगी और मौत की उन्हें कोई परवाह नहीं थी। लेकिन फिर मैंने सोचा शायद कुछ है जो मुझे चाहिए। तुम्हारे देश की सारी सोर्स मुझे दे दो, सारे घूस क्रिस्टल भी, कुछ भी छिपाकर मत रखना, जितने भी हैं मुझे सब चाहिए। ये सुनकर सकुरा देश के सभी लोगों ने सिर हिला दिया। वे तुरंत मान गए, ठीक है, लेकिन प्लीज आप भी अपना वादा निभाइएगा, हम सब लोगों को छोड़ दीजिएगा। ये कहकर उसने अपने पीछे खड़े कुछ लोगों को इशारा किया कि वे सामान ले आए। 2 मिनट बाद में एक बड़ा बक्सा लेकर आओ, इसके अंदर हमारे सारे सोर्स और घूस क्रिस्टल हैं और तो और इसमें कई विलुप्त हो चुकी जड़ी बूटियां और कीमती चीजें भी हैं। मुझे खुश करने के लिए प्रधानमंत्री ने अपनी सारी कीमती चीजें निकाल दी। लगता है तुम लोग काफी ईमानदारी दिखा रहे हो, तो ठीक है, मैं इसे नचाते हुए भी रख लेता हूँ। ये नजारा देखकर सबने राहत की सांस ली। उन्हें लगा कि मैंने चीजें ले ली हैं, तो इसका मतलब है कि मैं उन्हें जाने दूंगा। पर अगले ही पल मेरे चेहरे पर एक शैतानी मुस्कान आ गई और मैं बुरी नियत से उन्हें देखने लगा। जो चीज मुझे चाहिए थी वो मुझे मिल गई, तो अब तुम लोगों का क्या काम? ये कहते ही एक राक्षसी ऊर्जा ने उन सबको घेर लिया और वो लोग काले धुएं में बदलकर दुनिया से गायब हो गए। सब कुछ निपटाने के बाद जब मैं निकलने ही वाला था, तभी दूर से एक बहुत शक्तिशाली राक्षसी ऊर्जा उमड़ पड़ी। मेरा चेहरा भी गंभीर हो गया। तभी काली बिल्ली मेरे बगल में आ गई। मालिक, इस राक्षसी ऊर्जा के घनत्व को देखते हुए लगता है राक्षसी घुसना शुरू हो गया है। अब से पूरी दुनिया पर खूंखार राक्षसों का कब्जा हो जाएगा। यहाँ तक कि चीन के वो कुछ स्वर्गीय राजा भी राक्षसी घुसने का सामना करने की ताकत नहीं रखते। उसी समय चीन के अंदर 2 विशाल राक्षसी दरवाजे खुल गए थे। 10 स्वर्गीय राजा 2 टीमों में बंटकर वहां गए। सहायक स्वर्गीय राजा लिनमो ठंडे पसीने में चिल्लाया, कैप्टन उधर उन काले बादलों को देखो, क्या वो राक्षसी ऊर्जा है? ये देखकर बाइशन की आंखें भी फटी की फटी रह गई। इस जगह पर इतनी शक्तिशाली राक्षसी ऊर्जा कैसे हो सकती है? वो ऊर्जा धीरे-धीरे फैल रही थी। बहुत तेजी से उसने शहर को ढक लिया। 2.5 मिनट के बाद वो 100 किलोमीटर के दायरे में फैल चुकी थी। 5 स्वर्गीय राजा भी उस ऊर्जा के अंदर गायब हो गए। उस राक्षसी ऊर्जा के अंदर 5 स्वर्गीय राजाओं के आसपास अनगिनत खूंखार राक्षस आ गए। शुक्र है ये राक्षसी घुसने की बस पहली लहर थी। बाहर निकले राक्षस उतने ताकतवर नहीं थे। अभी तक कोई एस क्लास राक्षस नहीं दिखा था। चीलिंग ने अपनी दोहरी तलवारें उठाई और सबको बिना इजाजत न छोड़ने का आदेश दिया। जैसे भी पहले एस क्लास राक्षस देखे वो तुरंत खबर करे इस राक्षसी ऊर्जा से ढके शहर में। बाइशन अब दिशा का अंदाजा नहीं लगा पा रही थी। अगर कोई अकेले लड़ता तो शायद वो टीम में वापस आने का रास्ता कभी नहीं ढूंढ पाएगा और ऐसी ही हालत पूरी दुनिया में हो चुकी थी। हर देश
में विशाल राक्षसी दरवाजे खुल गए थे। अब इंसानों और राक्षसों के बीच असली जंग शुरू हो चुकी थी। स्पेसशिप में रहते हुए ही मैं चीन से आ रही राक्षसी ऊर्जा को महसूस कर सकता था। ये सारी राक्षसी ऊर्जा मिलाकर मुझसे भी ज्यादा थी। चीन की दिशा में देखते हुए मुझे चिंता होने लगी, वे इस राक्षसी लहर का सामना कैसे करेंगे। बहुत सोचने के बाद मैंने वापस जाकर देखने का फैसला किया, पर तभी मेरे आसपास अचानक एक शक्तिशाली राक्षसी ऊर्जा उमड़ पड़ी। यहाँ तक कि स्पेस भी बटन होने लगा था। मालिक जल्दी भागो, इस जगह में कुछ गड़बड़ है। काली बिल्ली ने एक नजर मेरी खतरे को भांप लिया और मुझे वहाँ से जाने के लिए चिल्लाने लगी, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। जब मैंने जाने की सोची, एक राक्षसी ऊर्जा ने मुझे पहले ही ढक लिया था और एक और भी ज्यादा शक्तिशाली ऊर्जा मेरे पैरों के नीचे से निकली। मैंने इसे हल्के में ले लिया था और अगले ही पल मुझे जापान के राक्षसी घोंसले ने निगल लिया। उसी समय चीन में चीलिंग अपने साथियों को बचाने के लिए राक्षसी घोंसले से निकली अचानक आई ऊर्जा की चपेट में आ गया और वो भी उसमें समा गया। पर मुझे ये उम्मीद नहीं थी कि धुंध के अंदर जो जगह दिखाई दी वो मेरी अपनी सोसाइटी थी। अगले ही पल सोसाइटी का गेट खुल गया, चारों तरफ राक्षसी ऊर्जा फैली हुई थी। मेरे बगल में खड़ी काली बिल्ली को तुरंत गड़बड़ का एहसास हो गया। मालिक ये पक्का एक जाल है, कोई बेवकूफ ही इसके अंदर जाएगा। मैंने मुड़कर देखा तो पाया कि मेरा आधा पैर पहले ही अंदर जा चुका था। तुमने क्या कहा, फिर से बोलना जरा। ये देखकर काली बिल्ली और हरे राक्षस तेजी से मेरे पास आ गए। मालिक की ताकत के आगे कहीं भी जाना किसी मनोरंजन पार्क में जाने जितना आसान है। उनके इतना कहते ही सोसाइटी का गेट अपने आप बंद हो गया। हवा में एक भूतिया ऊर्जा मेरा मार्गदर्शन कर रही थी जो मुझे कॉम्प्लेक्स की सबसे अंदर 10वीं इमारत की ओर ले जा रही थी। जब मैं पहली इमारत के पास से गुजरा तो अंदर के सभी खूंखार भूत बाहर निकल आए, लेकिन शुक्र है कि वे सबसे निचले सी रैंक के थे। ब्लैक कैट अकेले ही उनसे आसानी से निपट सकता था। ग्रीन घूस की मदद से हम जल्दी ही छठी इमारत तक पहुंच गए। इस समय तक हमें जो खूंखार भूत मिले उनका स्तर एसएस रैंक तक पहुंच चुका था। ब्लैक कैट और ग्रीन घूस मिलकर भी मुश्किल से ही जीत पा रहे थे, लेकिन जब हम 7वीं इमारत के एसएस रैंक के सबसे शक्तिशाली खूंखार भूत के पास पहुंचे तो उसने ब्लैक कैट और ग्रीन घूस को कठपुतलियों की तरह अपने काबू में करके मुझसे ही लड़वाना शुरू कर दिया। लेकिन जब उसने देखा कि ब्लैक कैट आधे घंटे तक मुझे खरोंचता रहा और मुझे खरोंच तक नहीं आई, तो वो एसएस रैंक का सबसे शक्तिशाली खूंखार भूत खुद ब खुद एक भूतिया शक्ति में बदल गया और मेरे ही रास्ता बना दिया। और भी अजीब बात ये थी कि 8वीं इमारत में एक भी खूंखार भूत नहीं था, बस एक आवाज मुझे पुकार रही थी, आप आखिर आ ही गए, हम आपका बहुत देर से इंतजार कर रहे थे। मैंने चारों ओर देखा लेकिन मुझे कुछ भी नजर नहीं आया। ब्लैक कैट और ग्रीन घूस हैरानी से मुझे देख रहे थे। मालिक आप क्या कर रहे हैं? तुम दोनों को कोई आवाज सुनाई नहीं दी? दोनों भूतों ने एक दूसरे की तरफ देखा और दोनों ने हमें से मिला दिया। ब्लैक कैट गंभीर चेहरा बनाकर मेरे पास आया, कहीं ऐसा तो नहीं कि यहाँ कोई एसएस रैंक का खूंखार भूत रहता हो जो दिमाग पर काबू कर सकता है। लेकिन मैं अच्छी तरह जानता था कि यहाँ भूत होने का कोई नामो निशान तक नहीं है। और अभी जो आवाज आई थी उसे सुनकर मुझे एक अजीब सा अपनापन महसूस हो रहा था। जल्द ही हम अगली इमारत के सामने पहुंच गए। छत पर एक खूंखार भूत बैठा था जिससे एसएस रैंक की सबसे शक्तिशाली भूत की शक्ति निकल रही थी। उसे देखकर मैंने हाथ झटकते हुए सोचा इसे खत्म करने के बाद शायद सब कुछ खत्म हो जाएगा। मेरी हरकत देखकर वो खूंखार भूत फौरन खड़ा हो गया और चिल्लाया, एक मिनट रुकिए बड़े भाई, मैं तो बस छत पर बैठकर नजर देख रहा था, मेरा आपको नुकसान पहुंचाने का कोई इरादा नहीं है। उस खूंखार भूत के इस बर्ताव ने मुझे हैरान कर दिया। मैंने जांचने के लिए उससे पूछा, क्या तुम सरेंडर करना चाहते हो? उस खूंखार भूत ने तेजी से सिर मिलाया, हाँ बिल्कुल, मैं खुद ही सरेंडर करने आया हूँ। मैं जानता हूँ कि मेरे और आपके बीच जमीन आसमान का फर्क है। जिस पल आप इस कॉम्प्लेक्स में आए थे उसी पल मैंने आपकी भूतिया चीज की ताकत महसूस कर ली थी। आपसे लड़ने का मतलब सिर्फ मौत है, जिंदा रहने का सबसे अच्छा तरीका सरेंडर करना ही है। अपनी बात खत्म करने के बाद उसने देखा कि मैं अभी भी उसे घूर रहा था। वो खूंखार भूत घबराकर अगली इमारत का दरवाजा खोलते हुए बोला, बड़े भाई अब तो आपको मुझ पर यकीन हो गया होगा, प्लीज मुझे ऐसे घूरना बंद कीजिए। मुझे सच में डर लग रहा है कि कहीं अगली पल आप मुझे खत्म न कर दे। वो खूंखार भूत के मारे कांपने लगा, उसकी आंखों में आंसू आने ही वाले थे। सिर्फ तुमने ही सरेंडर क्यों किया? मुझसे पहले वाले भूतों को भी तो मेरी ताकत का अंदाजा हो ही गया होगा। ये सुनकर उस खूंखार भूत ने एक ठंडी सांस ली। उन्हें भी आपकी ताकत का अंदाजा था, लेकिन नतीजा तो एक ही होना था, आपसे लड़ते तो भी मरते और आपको जाने देते तो भी मरते। लेकिन उन दोनों में से वे आपके हाथों मरना ज्यादा पसंद करते। ये सुनने के बाद मुझे शक हुआ कि कोई और भी ज्यादा शक्तिशाली खूंखार भूत है, इसलिए मैं ये देखने के लिए अगली इमारत की ओर चल पड़ा कि आखिर कौन मेरा इंतजार कर रहा है। ब्लैक कैट और ग्रीन घूस भी कांपते हुए मेरे पीछे चलने लगे। लेकिन अगले ही पल वो खूंखार भूत अचानक जोर से चिल्लाया, एक मिनट रुकिए बड़े भाई, आपके पीछे ये जो दो छोटे चेले हैं वे अगली इमारत में नहीं जा सकते। आप खुद ही सोचिए, जब मेरे जैसा भूत यहाँ उम्मीदवारी कर रहा है तो अगली इमारत में मौजूद भूत का स्तर एसएस रैंक का नहीं होगा। मुझे डर है कि उसकी ताकत और आपकी ताकत में ज्यादा फर्क नहीं होगा। अगर ये दोनों छोटे भूत ऊपर गए तो शायद एक ही झटके में मारे जाएंगे। ब्लैक कैट और ग्रीन घूस को भी इसकी बात में दम लगा। उन्होंने मेरी तरफ मुड़कर कहा, मालिक वो जो कह रहा है उसमें वाकई सच्चाई है, हम यही आपका इंतजार करेंगे। ये सुनकर मैंने सिर हिलाया। बड़ी मुश्किल से दो वफादार चेले मिले हैं, उनका ध्यान तो रखना ही पड़ेगा। मैं तुरंत अगली इमारत में चला गया। अंदर आते ही नजरों के सामने एक बड़ा सा हॉल था और ये 10 यमराजाओं में से एक मेट्रोपॉलिटन किंग का निवास था। यमराज की वो तस्वीर देखकर जो सिर्फ ज्ञान विज्ञान की किताबों में ही दिखती है, मेरा दिल अपने आप जोर से धड़कने लगा। आखिरकार मैं कितना भी शक्तिशाली क्यों न हूं, था तो बस एक भूत ही और सामने भूतों के जीवन और मृत्यु को नियंत्रित करने वाले यमराज थे। अचानक एक शाही आवाज गूंजी, कौन? क्या तुम अपना अपराध जानते हो? ये यमराज मेट्रोपॉलिटन किंग थे जो बड़े हॉल में फैसला सुना रहे थे। मैं निर्दोष हूं। जब मैं इंसान था तब भी मैं बड़ों का आदर करता था और छोटों से प्यार करता था। मैं एक आदर्श छात्र था। अब भूत बनने के बाद भी मैंने कभी किसी बेगुनाह को नुकसान नहीं पहुंचाया है। भले ही आप यमराज हो, आप मुझे यूं ही दोषी नहीं ठहरा सकते। ये सुनकर मेट्रोपॉलिटन किंग तुरंत गुस्से से आग बबूला हो गए। वे एक प्रतिष्ठित यमराज थे और एक मामूली से छोटे भूत से उन्हें सीख मिल रही थी। वे उठे और अपना दिव्य हथियार जज का ब्रश मेरी ओर फेंक दिया। लेकिन अजीब बात ये थी कि जज के ब्रश का मेरे साथ एक मानसिक जुड़ाव महसूस हो रहा था। किसी ने पहले मेरा मार्गदर्शन किया था और कहा था कि ये मेरा इंतजार कर रहा है, अभी मुझे पकड़ो और यहाँ से निकल जाओ। ये सुनकर मैं झट से घुमा और मेट्रोपॉलिटन किंग के हमले से बच गया। मैंने अपनी गुड़की को इकट्ठा किया और हवा में उड़ते हुए जज के ब्रश को अपनी हथेली से पकड़ लिया। जज के ब्रश ने भी अपनी ऊर्जा को खुद ब खुद कम कर दिया, जिससे मैंने उसे आसानी से अपने हाथ में पकड़ लिया। जैसे ही मैंने जज के ब्रश को कसकर पकड़ा, यमराज का हॉल अचानक टूटने लगा। वो धीरे धीरे गायब होने लगा। मेट्रोपॉलिटन किंग सबसे ऊंची जगह पर खड़े थे और चुपचाप सब कुछ देख रहे थे। वे अपना जज का ब्रश वापस छीनने के लिए आगे नहीं आए। अचानक पलक झपकते ही एक सफेद रोशनी चमकी। जब मैंने दोबारा आंखें खोली, मैं पिछली इमारत में वापस आ चुका था। काली बिल्ली और हरा भूत दरवाजे पर इंतजार कर रहे थे। मेरे चेले हरे भूत ने मुझे उलझन में देखा और कहा, मालिक आप ये बेकार सा ब्रश लेकर क्या कर रहे हैं? कहीं आप कोई संस्कृति के राजा तो नहीं है? काली बिल्ली बस अपनी दोनों आंखों से उसे घूर रही थी। उससे एक ऐसी भारी ऊर्जा निकल रही थी कि वो भी आसानी से पास आने की हिम्मत नहीं कर पा रहा था। तुम दोनों छोटे भूतों, जिंदा यमराज की चीज देखने के बाद तुम जिंदा कैसे रह सकते हो? यमराज शब्द सुनते ही दोनों भूत तुरंत डर से सन्न हो गए, क्योंकि इस पूरा देश को तो अब हमने लगभग बर्बाद कर ही दिया है। अगला नंबर अगली ट्राइब किंग का है। आज का अगली देश भी भूतों के छत्ते में समा चुका है। देश का सर्वोच्च नेता आईएचएस मुख्यालय की इमारत में छिपा हुआ है और बाहर आने की हिम्मत नहीं कर रहा है। बस किसी भी अनहोनी से बचने के लिए मैंने हरे भूत, काली बिल्ली और हाल ही में भर्ती किए गए सिकल घोस्ट को बाहर पहरा देने के लिए कहा और मैं खुद अकेले ही अंदर घुस गया। अगले देश के लोगों ने जैसे ही मुझे देखा, उन्होंने तुरंत अलार्म बजा दिया और सभी उच्च स्तरीय घोस्ट मास्टर्स को मदद के लिए आने का आदेश दिया। लेकिन आईएचएस का मुझसे सीधे लड़ने का कोई इरादा नहीं था। उसकी नजर में हर चीज का लेन देन फायदे के लिए किया जा सकता है और मैं सकुरा देश के भूतों के छत्ते से सही सलामत बाहर निकला था। वो जल्दी मुझे एक शानदार रेस्टोरेंट में ले गया। मुझे ये उम्मीद नहीं थी कि वो सबसे पहले खड़ा होगा और मेरे सामने झुकेगा। माफ कीजिए, मुझे पता है कि हमने इन सालों में वासिया के साथ बहुत सी बुरी चीजें की हैं, लेकिन इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि हमने वासिया को काफी तकनीकी मदद भी दी है। अगर इस बार आप अगली देश को बख्शते तो हम भविष्य में वासिया के सबसे वफादार कुत्ते बनेंगे। ये सुनकर मैंने बस अपनी आंखें बंद करी। अगले ही पल मेरी भूतिया ऊर्जा फैल गई और वहां मौजूद सभी लोगों को अपने घेरे में ले लिया। ऐसा लगा जैसे उनके दिलों को किसी तेज पंजे ने जकड़ लिया हो। आईएचएस जमीन पर घुटने टेक कर मदद के लिए चिल्लाने लगा और उसकी आंखों की पुतलियां धीरे धीरे फैलने लगी। मौत की कगार पर मैंने घोस्ट क्राई को हटा दिया। सभी ने तुरंत राहत की सांस ली और जिंदा हो गए। लंबे समय के फायदे के लिहाज से अमेरिका का अस्तित्व वाकई में काफी मदद कर सकता है, लेकिन हमें एक बात से सावधान भी रहना होगा। इस बात की इस मुश्किल के बाद उनके शरीर में थोड़ा सा घोस्ट क्राई गया है। बस मुझे उनकी किसी भी साजिश का पता चल जाए, मैं उसे धमाके से उड़ा दूंगा। मौत के मुंह से एक बार बाहर आने के बाद आईएचएस ये सीधा हो गया था और उसने तुरंत चीन पर नजर रखने वाले सारे सैटेलाइट बंद कर दिए। ये देखकर मैंने भी सिर मिलाया और अमेरिका की भूतिया अड्डे के प्रवेश द्वार पर आ गया। अंदर आते ही मुझे पता चला कि यह जगह
असल में मेरे पिछले जन्म का घर था जब मैं इंसान हुआ करता था। ऐसा लग रहा था जैसे इसने मेरे मन की दुनिया में झांक कर इसे बनाया हो। जब मैं अपने दिमाग में यादें ताज़ा कर ही रहा था तभी मेरे पीछे से किसी ने मुझे आवाज दी, बेईमान तुम अब वापस आई हो, दादी माँ ने खाना बना लिया है और कब से तुम्हारा इंतजार कर रही है। मैंने मुड़कर देखा और यकीन न कर पाने की वजह से वहीं चौंक कर खड़ा रह गया। मैंने देखा कि मेरा बचपन का दोस्त आयुन मेरे पास आया और मेरे कंधे पर थूक पाया। क्या हुआ बेईमान, तुम तो ऐसे बर्ताव कर रही हो जैसे मुझे जानती ही नहीं। नहीं, ये सही नहीं है, मेरा तो भूत के रूप में पुनर्जन्म हुआ है। फिर ये मुझे कैसे पहचानता है ये पता लगाने के लिए कि आखिर वो क्या रहा है मैंने सही हिला दिया। तो चलो वापस चलकर दादी माँ से मिलते हैं। मेरे साथ चल रही तीनों भूत पहले से ही डर के मारे कांप रहे थे। तुम तीनों मेरे साथ मत आना, बस कहीं छिप जाओ। इस बार मुझे भी कुछ ठीक नहीं लग रहा है। जैसे ही मैं अपने पुराने घर के मुख्य दरवाजे से अंदर गया मैंने आंगन के बीच में एक बूढ़ी औरत को बैठे देखा। मुझे देखने के बाद उनकी आंखों में एक पल में चमक आ गई। अपनी छड़ी पकड़कर वो धीरे धीरे अपनी जगह से उठी। मुझे यहाँ लाने वाला आयुन मुझे सहारा देने के लिए तेजी से आगे बढ़ा। ये नजारा देखकर मेरे दिल में कई तरह की भावनाएं उमड़ रही थी। आखिरकार मैं भी दादी माँ को सहारा देने के लिए आगे बढ़ गया। बातचीत के दौरान मुझे कुछ भी संदिग्ध नहीं लगा। ऐसा लग रहा था जैसे मैं पहले की तरह ही अपने पुराने घर में रह रहा हूँ। पर तभी जिस कमरे में मैं बचपन से सोता था वहाँ से अचानक एक शक्ति मुझे बुलाने लगी। मेरी जज की कलम भी कांपने लगी थी। ऐसा लगा जैसे वो उसी श्रेणी का कोई भूत हो। तभी आयुन मेरे कमरे की तरफ जा रहा था। मैं तेजी से उसके पीछे गया। कमरे में घुसते ही आयुन दरवाजा बंद करने ही वाला था। एक काली बिल्ली अचानक दरवाजे की दरार से अंदर घुस आई। उसने कुछ कहने के लिए अपना मुंह खोला। ये मेरा पालतू जानवर है, इसे अंदर आने दो। ये सुनकर आयुन बस दुष्टता से हंसा। ठीक है, मुझे ये पसंद है। अगले ही पल एक ठंडी हवा का झोंका कमरे में आया। यहाँ तक कि मुझे भी खतरे का एहसास हुआ। बाहर जो आसमान पहले बिल्कुल साफ था वो भी इस पल में अंधेरा और धुंधला हो गया। जब मैंने मुड़कर आयुन की तरफ देखा वो पहले ही सिर झुकाकर ऊपर टांग बड़बड़ाने लगा था। डरावनी वाला भूत और हरा भूत तेजी से कमरे में घुस आए। मालिक, हम मुसीबत में हैं। जिस रास्ते से हम आए थे वो गायब हो गया है। आखिर ये वो क्या रहा है? जब मैंने पूछने के लिए सिर घुमाया आयुन कमरे से बाहर जा चुका था। आज रात तुम यहीं सोगे, कल मैं तुम्हें वो सब कुछ बता दूंगा जो तुम जानना चाहते हो। लेकिन शर्त यह है कि तुम्हें पहले कल सुबह तक जिंदा रहना होगा। उसके इतना कहते ही कमरे का दरवाजा अपने आप बंद हो गया। ये देखकर तीनों भूतों ने दरवाजे पर जोर जोर से हमला करना शुरू कर दिया। लेकिन आखिर में उसमें एक भी दरार नहीं है। पसीने से लथपथ काली बिल्ली ने बेपरवाह मालिक की तरफ मुड़कर देखा। तुम जरा भी घबरा क्यों नहीं रही हो? मैं अपनी आंखों से लकड़ी के दरवाजे को घूर रहा था। जब वो हमें यहाँ बंद कर सकता है तो उसे ये भी यकीन होगा कि हम यहाँ से नहीं निकल सकते। बिल्कुल शुरुआत से ही असल में मैं समझ गया था कि आयुन एक खूंखार भूत है और मेरी ही तरह उसे भी इंसानी यादें विरासत में मिली हैं। मैं अच्छी तरह जानता हूँ कि वो मुझे नुकसान नहीं पहुंचाएगा, लेकिन उस दादी का कुछ कह नहीं सकते। चारों ओर देखने के बाद मुझे यकीन हो गया कि ये मेरा पुराना कमरा है। इसका मतलब है कि वो सुरंग जो मैंने और आयुन ने खोदी थी वो अभी मौजूद है। और हाँ, जैसे ही मैंने मेज को हटाया मुझे वो पुराना बुक रास्ता मिल गया। बाहर निकलकर मैं पिछवाड़े में आ गया। उस समय आयुन और दादी कमरे में बातें कर रहे थे। शाओ ये इतनी मुश्किल से घर आया है, उसे हमेशा के लिए हमारे साथ रहने दो। आयुन एक तरफ दादी के कंधे दबा रहा था। लेकिन अगर उसे हमारी असली पहचान पता चल गई तो शायद हम उसे रोक नहीं पाएंगे। इतना कहने के बाद दादी ने गुस्से से कहा, मैंने उसे इतने समय तक पाला है, मुझे यकीन नहीं है कि वो आखिर में मुझ पर हाथ उठाने की हिम्मत करेगा। दादी को गुस्से में देखकर आयुन ने फिर से मुझ पर नजर रखने का फैसला किया। ये देखकर मैं जल्दी से सुरंग से वापस चला गया और ठीक उसी पर कमरे में पहुंचा जब आयुन ने दरवाजा खोला। लेकिन आयुन को तुरंत कुछ गड़बड़ महसूस हुई। कमरे में घुसते ही उसने मुड़कर दरवाजा बंद कर दिया। तुम हमारे सीक्रेट बेस से बाहर निकले हो, आयुन ने मुस्कुराते हुए मुझसे कहा। पर मैं उसे ठंडी नजरों से घूरता रहा। तुम जानते हो कि मैं यहाँ का नहीं हूँ, मुझे अब यहाँ से जाना होगा। मेरे इतना कहते ही आयुन का चेहरा एकदम से उतर गया। जो दरवाजा उसने अभी बंद किया था वो फिर से खुल गया और दरवाजे पर दादी खड़ी कमरे के अंदर देख रही थी। तुम्हें क्या लगा ये कोई ऐसी जगह है जहाँ तुम जब चाहे आ सकते हो और जब चाहे जा सकते हो? जैसे ही उन्होंने ये कहा दादी एक झटके में मेरे सामने आ गई और उन्होंने मेरी बांह पकड़ ली। किसी जंगली जानवर जैसी ताकत से उन्होंने मुझे खींचा। ये देखकर मैंने भी पूरी ताकत से अपना हाथ छुड़ाया और उनसे दूर हो गया। मैंने धीरे से कहा, दादी आयुन नहीं जानता तो कोई बात नहीं। क्या आप भी नहीं जानती कि मुझे अब जाना होगा? भावनात्मक रूप से दादी आंखें मेरी अपनी थी। मैं उन पर हाथ उठाने की हिम्मत नहीं कर पा रहा था। मेरा पक्का इरादा देखकर दादी ने भी दिखावा करना बंद कर दिया। उनके पूरे शरीर से एक शक्तिशाली शैतानी ऊर्जा निकलने लगी और वो मुझे घूरने लगी। मैंने नहीं सोचा था कि वो आधी एसएस क्लास की खतरनाक भूत बन चुकी है। उसी समय आयुन से भी एसएस क्लास की शैतानी ऊर्जा निकलने लगी। वो दादी के बगल में खड़ा हो गया। जब तुम जाना नहीं चाहते तो हमें तुम्हें जबरदस्ती रोकना पड़ेगा। इतना कहकर वो दोनों मेरी तरफ झपटे। उन दोनों भूतों के मेरे हमसे मैं लगातार पीछे हट रहा था। अपनी भावनाओं के कारण मैं उन पर जोरदार हमला नहीं कर पा रहा था, इसलिए मुझे मजबूरन सिर्फ अपना बचाव करना पड़ रहा था। लेकिन जैसे जैसे लड़ाई लंबी होती गई मुझे एक अजीब बात का पता चला। जब से मैं भूत बना हूं कोई भी मेरा मुकाबला नहीं कर पाया है। पर अजीब बात ये थी कि ये दोनों मेरे लिए खतरा बन रहे थे। तभी काली बिल्ली को भी कुछ गड़बड़ लगी। मालिक, ये उनका इलाका है। जब तक हम इस जगह पर हैं उनके पास कभी न खत्म होने वाली ऊर्जा होगी। देर सवेर हम उनकी वजह से मारे जाएंगे। काली बिल्ली का अंदाजा सही था, लेकिन उन्हें कमरे से बाहर निकालना बहुत मुश्किल था। जब मैं सोच ही रहा था कि क्या करूं तभी काली बिल्ली अचानक आयुन पर झपट पड़ी। इतने समय में उसकी ताकत बढ़ गई थी और उसने कामयाबी से हमला कर दिया। उसने आयुन के चेहरे पर अपने पंजों से कई खरोंचें मारी। आयुन को भी उम्मीद नहीं थी कि इस बिल्ली में इतनी जबरदस्त ताकत होगी। बेईमान, तुम्हारा पालतू जानवर कहना नहीं मान रहा है। लाओ मैं इसे सबक सिखाता हूँ। इतना कहकर वो दरवाजे पर खड़ी काली बिल्ली की तरफ झपटा। जैसे जैसे वो दरवाजे के पास आता गया उसके शरीर में जो ऊर्जा उसे ताकत दे रही थी वो भी कम होने लगी। काली बिल्ली ने जैसे ही मुड़कर मुझे ये बताने की कोशिश की उसने देखा कि कमरा खाली हो चुका था। आयुन भी अब धीरे धीरे चलकर पास आने लगा। तुम्हें अब जाकर पता चला? क्या तुमने यह नहीं सोचा था कि मुझे यहाँ लाने के बाद क्या होगा? काली बिल्ली हैरान होकर उसे देख रही थी। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि असल में शिकार वही है। पर आयुन बस बैठ गया और काली बिल्ली को प्यार भरी नजरों से देखने लगा। मुझे बताओ कि इस दौरान बेईमान के साथ क्या क्या हुआ? तभी मैंने भी ध्यान दिया कि काली बिल्ली और आयुन वहाँ नहीं थे। यहाँ तक कि हरा भूत और डरावनी वाला भूत भी नहीं थे। मैंने तुरंत सामने वाले को गंभीरता से देखा। दादी माँ, मैंने आपके साथ कुछ गलत नहीं किया है ना? आप अभी मेरे साथ इतनी बेरहमी से क्यों पेश आ रही हैं? क्या पहले आपका प्यार सिर्फ एक दिखावा था? मैं अपने दिल में अच्छी तरह जानता हूँ उन्होंने मुझे इस निजी जगह पर बंद कर दिया है। जरूर उन्हें मुझसे कुछ कहना है। और जैसा मैंने सोचा था मेरी बातें सुनकर दादी माँ हंस पड़ी। तुम यहाँ आ सके दादी माँ, मैं बहुत खुश हूँ। मैंने सोचा नहीं था कि भूत बनने के बाद हम फिर से मिल पाएंगे। अब जब हम मिल ही गए हैं तो मुझे तुम्हें कुछ बातें समझानी है। ये देखकर मैंने भी राहत की सांस ली। पिछले जन्म में आपने मुझे पाला था, कहीं ऐसा तो नहीं कि इस जन्म में आप चाहती हैं कि मैं आपको पालूं? इस बात ने दादी माँ को हैरान कर दिया। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि मैं इतनी बेरहम बात कह दूंगा। जिस पर दादी माँ हैरान रह गई। मैंने फौरन भूतिया ऊर्जा का इस्तेमाल करके उन्हें घेर लिया। आयुन की मदद के बिना दादी माँ साफ तौर पर मेरा मुकाबला नहीं कर पा रही थी। दादी माँ, क्या आपके पास कोई ऐसी चीज है जो असीमित ऊर्जा दे सके? दादी माँ ने कुछ पल मुझे देखा और फिर कहा, भाई जब तुम सब कुछ जानते ही हो तो तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि मैं तुम्हें ये चीज दूंगी? पर अगली पल दादी माँ की आंखें बड़ी हो गई। उन्होंने मुझे अपनी जेब से न्याय कलम निकालते हुए देखा। उनकी प्रतिक्रिया देखकर मुझे यकीन हो गया कि उनके पास जो चीज है वो जरूर इसी जैसी है। दादी माँ ने न्याय कलम को देखा, फिर एक उलझी हुई नजर से मुझे देखा। तो तुम ही उस बर्फीले दिन के इंसान हो। हम किस्मत से नहीं मिले हैं, बल्कि तुम्हारा यहाँ आना तय था। इतना कहकर उन्होंने अपनी भूतिया ऊर्जा हटा दी। उन्होंने बेबसी से मेरी तरफ देखकर कहा, मुझे छोड़ दो, अब से मैं तुम पर हमला नहीं करूंगी। मुझे तुम्हें कुछ बातें बतानी है। दादी माँ के हाव भाव देखकर मैंने सिर हिलाया और अपनी भूतिया ऊर्जा वापस ले ली। दादी माँ ने कुछ पल सोचा और फिर मुझे समझाया, तुम्हारे हाथ में जो चीज है उसे न्याय कलम कहते हैं और मेरे पास जो चीज है वो एक स्याही पत्थर है। ये चीज अपने आप में किसी काम की नहीं है, तुम्हारी न्याय कलम की तरह ही अकेले इस्तेमाल करने पर ये बेकार है। लेकिन अब अगर तुम बस यामन स्याही ढूंढ लो तो तीनों मिलकर पूरी दुनिया को बदल सकते हैं। जहाँ तक बात है कि क्या होगा वो मैं तुम्हें अभी नहीं बता सकती। दादी माँ ने गहरी आंख भरी। तुम्हें पता होना चाहिए अगर मैंने तुम्हें ये स्याही पत्थर दे दिया तो ये जगह और हम सब गायब हो जाएंगे। लेकिन छोटी बहन, क्या तुम अपने माता पिता से मिलना नहीं चाहते? इतना कहकर दादी माँ ने तिरछी नजर से न्याय
कलम को देखा और उनके मुंह पर एक हल्की सी मुस्कान आ गई। और इसी हरकत से मुझे पता चल गया कि वो मुझसे झूठ बोल रही है। वो बस अभी समय बर्बाद कर रही है। वो मेरे हाथ से न्याय कलम चुराने का मौका ढूंढ रही है। पता चला कि भूतों के घुसने का हर कोहरा एक मिशन की वजह से मौजूद है। बस मुझे स्याही पत्थर मिल जाए, दादी माँ भी उस कोहरे के साथ गायब हो जाएंगी। दादी माँ, तो फिर आप मुझे यहाँ क्यों रोकना चाहती है या फिर मुझसे कुछ लेना चाहती है? मेरे इतना कहते ही दादी माँ के चेहरे पर एक अजीब सा भाव आया। मैं तुम्हारी चीज भला क्यों चाहूंगी? इतना कहकर उन्होंने अपनी हथेली पर स्याही पत्थर निकाल लिया। ये वही चीज है जिसके बारे में मैं बात कर रही थी। और अगली पल मैं झपट कर स्याही पत्थर ले गया। दादी माँ का गुस्सा तुरंत फूट पड़ा। वो बहुत गुस्से में थी। अचानक काली बिल्ली लौटकर आ गई। मालिक, वो आपको रोकना चाहता है। तभी आ गुस्से से तिलमिलाई दादी माँ के पास आ गया। वो यहाँ का नहीं है। क्या तुमने उसके हाथ में यम कलम नहीं देखी? अगर ये चीज मुझे मिल गई तो ट्रिपल एस वाली भी चीटियां बन जाएंगे। इच्छाओं में पूरी तरह डूबी हुई अपनी दादी को देखकर मैं खुद पर हंसे बिना नहीं रह सका। मैं तो हमेशा यही सोचता रहा कि भूत बनने के बाद भी तुम पिछले जन्म की तरह ही दयालु हो। लगता है तुम बदल गई हो। ये कहकर उसने यम कलम और स्याही पत्थर को आपस में टकराया। एक पल में दादी दर्द से चीख पड़ी और उनका शरीर धीरे धीरे पारदर्शी होने लगा। लेकिन यम अलग था। वो बस राहत भरी नजरों से मुझे देख रहा था। बेइमिंग, इस बार तुमने बहुत अच्छा किया। खतरनाक हालात में कभी भी किसी संत की तरह दिल नहीं रखना चाहिए। काश मैं तुम्हारे साथ फिर से भाई बन पाता। ये कहकर वो हवा में बदलकर वहीं गायब हो गया। धुंध भी धीरे धीरे छटने लगी थी। मालिक, क्या हम अब धुंध से बाहर आ गए हैं? कहीं ऐसा तो नहीं कि हर बार जब हम धुंध से कोई चीज बाहर निकालते हैं तो हम धुंध को गायब कर सकते हैं? मालिक, आपके हाथ में जो चीज है क्या वही पूरी धुंध का सहारा है? पास खड़ा बातूनी भूत तो कब से हक्का बक्का होकर देख रहा था। न जाने कितनी देर बाद वो धीरे धीरे चलकर बेइमिंग के पास आया और बेइमिंग से कहने लगा। बेइमिंग ने अपना सिर पूरा घुमाकर अपने बगल में खड़ी बातूनी भूत को देखा, पर उसकी आंखों में जैसे कोई भाव ही नहीं था। कुछ पल बाद बेइमिंग ने नए महाद्वीप की दिशा में देखा। उसे अभी याद था कि धुंध में आने से पहले उसने अमेरिका के उन लोगों को बताया था कि वो निश्चित रूप से वापस आकर उनसे बदला लेगा। पर बेइमिंग को लगा कि उस समय कहीं उसकी बातों को उनमें से किसी ने भी दिल पर नहीं लिया था। उसके होठों पर एक हल्की सी मुस्कान आ गई। तब बेइमिंग ने अपने पास खड़े 3 भूतों की ओर देखा। मैं अब नए महाद्वीप जा रहा हूँ, अमेरिका का मुख्य अड्डा तबाह करने। अगर तुम लोगों को लगता है कि तुम नहीं जाना चाहते तो तुम सीधे चीन वापस जा सकते हो, लेकिन अगर तुम लोग मेरे साथ चलना चाहते हो तो चलो अभी निकलते हैं। बेइमिंग की नजर उन सब पर से गुजरी। सुई और सुनफेई ने एक दूसरे को देखा। उन्होंने बेइमिंग की ओर से मिलाया। मालिक, हम बेशक मालिक के साथ ही जाएंगे। ये अमेरिका भी बहुत लंबे समय से है। अब समय आ गया है, उन्हें सीधे खत्म करने के बारे में सोचा जा सकता है। सुई ने बेइमिंग से कहा। इतने समय से बेइमिंग के साथ रहकर वो जानता था कि बेइमिंग को सबसे ज्यादा क्या पसंद है। हल्का सा सिर मिलाने के बाद बेइमिंग ने अपने पास खड़े बातूनी भूत की ओर देखा। बातूनी भूत ने कुछ नहीं कहा। जाहिर है कि वो हिचकिचा रहा था। आखिर वो जापान से आया एक शक्तिशाली भूत था। अगर वो अकेले चीन लौट गया तो आखिर में क्या होगा? क्या उसे चीन के भूत साथ पकड़ लेंगे? ये सब अनिश्चित था। इसलिए कुछ देर सोचने के बाद बातूनी भूत बेइमिंग की बात मान गया। मालिक जो कहते हैं, मालिक जो कहते हैं, उसका जरूर कोई न कोई कारण होता होगा। मैं मालिक के साथ ही जाऊंगा। ये कहते हुए बातूनी भूत ने धीरे धीरे अपना सिर उठाया। दोनों ने काफी देर तक एक दूसरे को देखा। तब बेइमिंग ने नए महाद्वीप की ओर मुड़कर दौड़ लगा दी। उसकी रफ्तार बहुत तेज थी, लेकिन पीछे के 3 भूतों ने भी पूरी ताकत लगाकर उसकी रफ्तार पकड़ ली। और इस समय अमेरिका के राष्ट्रपति वे अपने निगरानी उपकरणों से उस जगह को देख चुके थे जहां बेइमिंग जा रहा था। धुंध पूरी तरह से गायब हो चुकी थी, पर वे एक तरफ तो उत्साहित थे, लेकिन साथ ही यह भी सोच रहे थे कि जाने से पहले बेइमिंग ने खुद अपने मुंह से कहा था कि वो उनसे इसका बदला जरूर लेगा। अब जब धुंध गायब हो गई है तो इस बात की पूरी संभावना है कि बेइमिंग वो उनसे बदला लेने जरूर वापस आएगा। प्रेसिडेंट, क्या हमें सुरक्षा उपाय चालू कर देने चाहिए? अगर वो खतरनाक भूत दोबारा वापस आया तो हम पहले से ही तैयार रहेंगे। जब प्रेसिडेंट सोच ही रहे थे, उनके पास खड़े एक आदमी ने अचानक उनसे कहा। अपने पास से आती आवाज सुनकर प्रेसिडेंट ने धीरे से अपना सिर घुमाकर देखा। उन्होंने कुछ देर से झुकाकर सोचा और फिर अपने पास वाले आदमी की तरफ से मिला दिया। हाँ, हमें सुरक्षा उपाय चालू कर देने चाहिए, लेकिन इस बार हमारा मुख्य बचाव उन खतरनाक भूतों से है। इंसानों के बारे में फिलहाल ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है। ये खतरनाक भूत बिना किसी निशान के आते जाते हैं। हमें फिर भी इतनी परेशानी उठाने की जरूरत नहीं है। प्रेसिडेंट अपनी बात पूरी भी नहीं कर पाए थे कि उन्हें अपने पीछे से अचानक एक आवाज सुनाई दी। अपने पीछे से आवाज सुनते ही प्रेसिडेंट को लगा जैसे उनका पूरा शरीर रगड़ गया हो। उन्होंने अपना थूक निकला। कुछ देर बाद आखिरकार उन्होंने मुड़कर पीछे देखा। तुम यहाँ कब आए? इस वक्त प्रेसिडेंट के पीछे खड़ा शख्स और कोई नहीं बल्कि बेइमिंग था। बेइमिंग हल्का सा हंसा और फिर प्रेसिडेंट की ओर चल पड़ा। अगर मैं आना चाहूं तो तुम लोगों ने बाहर जाने कैसा भी जाल बिछाया हो, वो सब बेकार हो। क्या इस बारे में तुम लोगों को खुद भी नहीं पता? प्रेसिडेंट ने अपना मुंह खोला, लेकिन एक पल के लिए उन्हें समझ नहीं आया कि क्या कहे। मैंने पिछली बार जाने से पहले ही कहा था, जब मैं धुंध से वापस आऊंगा तो तुम सब अपनी मौत का मंजर देखोगे। इतना कहते ही बेइमिंग सीधे आगे बढ़ गया। उसने प्रेसिडेंट के कपड़े पकड़कर उन्हें खिड़की तक खींच लिया। देखो, ये है तुम्हारे अमेरिका के लोग, आज तुम सब यही मरोगे, बेइमिंग ने कहा। और प्रेसिडेंट ने एक के बाद एक जाने पहचाने चिन्हों को खतरनाक भूतों का निवाला बनते देखा। इनमें से ज्यादातर भूत अमेरिका के ही थे और बेइमिंग के तीनों चेले जाहिर है इस मामले में दखल नहीं देंगे। उनका काम बस इन भूतों के झुंड को यहाँ लाना था। जैसे जैसे न्यू कॉन्टिनेंट में खतरनाक भूतों की तादाद बढ़ती गई, प्रेसिडेंट का पूरा शरीर एकदम से ढीला पड़ गया। सब खत्म हो गया, सब खत्म हो गया। अब क्या होगा? पूरा अमेरिका तबाह हो गया। इतने सारे खतरनाक भूत। अमेरिका का प्रेसिडेंट खिड़की के बाहर का नजारा घूरता रहा। वो बेजान आंखों से बड़बड़ा रहा था, लेकिन यही तो बेइमिंग की सोच थी। उसका अमेरिका के किसी भी इंसान पर सीधे हाथ उठाने का कोई इरादा नहीं था। ये सब तो उनके अपने कदमों का फल था। अमेरिका की खास जेलों में बंद खतरनाक भूतों को भी बाहर निकाल दिया गया था। पूरा अमेरिका अब सचमुच धरती पर नर्क बन चुका था। ये देखकर कि अब काफी हो चुका है, बेइमिंग ने अपने सामने खड़े प्रेसिडेंट पर और ध्यान नहीं दिया, बल्कि वो सीधे मुड़ा और वहां से चला गया। चलो, जो हमें करना था वो हमने कर लिया है। बाकी मामलों से हमें कोई लेना देना नहीं है। बेइमिंग ने थोड़ी दूर खड़े सुई और बाकियों को आवाज दी। जल्द ही तीनों भूत बेइमिंग के पास आकर जमा हो गए। मालिक, ऐसा लगता है कि हमें वाकई बहुत मजा किया। इस पूरे अमेरिका को हमने ऐसी हालत में पहुंचा दिया है कि उन्हें समझ नहीं आ रहा कि क्या करें। मुझे लगता है कि अमेरिका इसके बाद पूरी तरह से बर्बाद हो जाएगा। अब उनके ज्यादातर लोग तो खतरनाक भूतों के हाथों टुकड़े टुकड़े हो चुके हैं। जो लोग बचे हैं, अगर वो जिंदा रह भी गए तो शायद ही कुछ बड़ा कर पाएंगे। सुई के चेहरे पर उत्साह की एक झलक थी और उसने बेइमिंग से कहा। बेइमिंग ने ज्यादा कुछ नहीं कहा। इस बारे में अब उसके मन में कोई और ख्याल नहीं था और इस समय चीन में हर किसी तक ये खबर पहुंच चुकी थी। उन्हें अंदाजा तो था कि बेइमिंग अमेरिका में उथल-पुथल मचा देगा, पर उन्होंने ये भी सोचा था कि बेइमिंग अमेरिका को पसंद नहीं करता, इसलिए वो उन पर हमला करेगा। लेकिन उन्होंने ये कभी नहीं सोचा था कि बेइमिंग ऐसा तरीका अपनाएगा जिसमें उसने खुद कुछ नहीं किया, फिर भी पूरी अमेरिका को वो सजा मिली जिसकी वो हकदार थे। हमारे हुआ देश में एक देशभक्त ताकतवर प्रेत का होना, पता नहीं हमारे पूर्वज आसमान से हमारी रक्षा कर रहे हैं या नहीं। और क्या हम आज तक टिके हुए हैं और खत्म नहीं हुए? इसका मतलब है कि हमें भी कुछ तो दम है। इस समय हुआ देश के सभी लोग उत्साह से पागल हो रहे थे। उन्होंने कभी सोचा भी नहीं था कि बेइमिंग सच में उनका बदला लेगा और बेइमिंग के एक ही वार ने पूरे अमेरिका में ऐसी अफरा-तफरी मचा दी। कह सकते हैं कि इस दौरान अमेरिका के पास पलटवार करने की कोई ताकत ही नहीं बची थी। दूसरे देशों के मामलों में दखल देना तो दूर, वो शायद अपना ही फैलाया हुआ रायता नहीं समेट पाएंगे, लेकिन बेइमिंग ने अमेरिका को वो सबक सिखा दिया है जिसकी वो हकदार थे। आगे वो कहां जाने वाले हैं क्या तुम लोगों को पता है? अपने पास मौजूद लोगों को कुछ देर तक उत्साहित देखकर ओल्ड कॉन्ग ने अचानक पूछा। ओल्ड कॉन्ग की आवाज सुनते ही पास खड़े कुछ लोग तुरंत चुप हो गए। उन्होंने कुछ देर तक एक दूसरे को देखा, फिर जाकर किसी ने ओल्ड कॉन्ग की तरफ देखा। जब बेइमिंग अमेरिका में देखा था, हमने तभी निगरानी का इंतजाम कर दिया था, लेकिन एक ऐसे प्रेत के ताकतवर प्रेत पर हमारी निगरानी उसे ट्रैक करने में नाकाम रही। ये सुनकर ओल्ड कॉन्ग ने आगे कुछ नहीं पूछा। वो अपने मन में समझ गए थे। लगता है कि वो लोग बेइमिंग का कोई सुराग नहीं लगा पाए। असल में इस समय ओल्ड कॉन्ग बेइमिंग से आमने-सामने बात करना चाहते थे। अभी तक बेइमिंग ने लोगों को गायब कर दिए हैं, तो इसका मतलब है कि उसे कोहरे को गायब करने का तरीका जरूर पता है। अब 5 महान राजाओं को भी कोहरे में दोबारा गए हुए कुछ समय हो गया है, लेकिन कोहरे के अंदर से कोई हलचल नहीं हुई है। इस वजह से उन सबके मन में घबराहट होने लगी थी। चूंकि बेइमिंग का कोई अता पता नहीं है, तो अभी हम उसके बारे में चिंता नहीं करते। जिस कोहरे में 5 महान राजा गए हैं, उस पर नजर रखने के लिए लोगों को भेजना ही
होगा। अगर कोई गड़बड़ होती है तो हम समय पर जवाब दे सकेंगे। ओल्ड कॉन्ग ये कहते कहते बेबसी में एक लंबी सांस लेने लगे। अगर वे मिंग इस समय वह देश में होता तो शायद कई चीजें बहुत आसान हो जाती। ओल्ड कॉन्ग ने मन में सोचा। अगले ही पल उनके सामने मौजूद सभी लोग अचानक शांत हो गए। ऐसा लग रहा था जैसे उनके सामने कोई आ गया हो जिसने उन्हें बोलने से रोक दिया हो। तुम लोग जवाब क्यों नहीं दे रहे? क्या यह मामला तुम लोगों के लिए थोड़ा मुश्किल है क्या? ओल्ड कॉन्ग ने धीरे से कहा और साथ ही अपना सिर उठाया। पर जैसे ही उन्होंने सिर उठाया उन्होंने दरवाजे के पास खड़े वे मिंग को देखा। वे मिंग को देखते ही ओल्ड कॉन्ग एक झटके में खड़े हो गए। वो रफ्तार देखकर बिल्कुल नहीं लग रहा था कि उनकी उंगली कोई इतनी तेजी दिखा सकता है। वे मिंग तुम कब लौटे? अभी तो तुम अमेरिका में तबाही मचा रहे थे ना, इतनी जल्दी कैसे आ गए? पास में खड़े लियांग आंची भी होश में आ गए। उन्होंने एक कदम आगे बढ़कर वे मिंग से कहा। ये सुनकर वे मिंग की आंखों में एक मुस्कान आ गई। जाहिर है क्योंकि अमेरिका का मामला निपट चुका है, अब मेरी तरफ से भी कोई चिंता की बात नहीं है। लेकिन मुझे वापस देखकर तुम लोग काफी उत्साहित लग रहे हो। वे मिंग ने ये कहते हुए हल्की हंसी के साथ अपनी मुंह उठाई। वो अपने मन में अच्छी तरह जानता था कि ये लोग उसे देखकर इतने उत्साहित इसलिए हैं क्योंकि अभी साफ साफ समझ गए हैं मेरे मन में उनके लिए कोई दुश्मनी नहीं है और मैं बिना किसी शर्त के पूरे मुआवजे की मदद भी करूंगा। वे खुश तो होंगे ही। पास में खड़े कोंग लाओ भी धीरे धीरे वे मिंग की ओर चले आए। अपने आसपास के लोगों से अलग ज्यादातर लोगों की आंखों में वे मिंग के लिए उत्साह और जोश के अलावा थोड़ा डर भी था। आखिरकार वे मिंग एक शक्तिशाली भूत था। कोई नहीं जानता था कि वो अचानक हमला कर देगा या नहीं। लेकिन कोंग लाओ को इस बात की जरा भी चिंता नहीं थी। वो धीरे धीरे वे मिंग के पास गए और फिर अपना हाथ उठाकर वे मिंग के कंधे पर थपथपाया। अच्छे बच्चे, तुमने इस बार बहुत अच्छा काम किया और ये तुमने खुद भी नहीं किया है। भविष्य में कोई भी इस बात को लेकर तुम्हें दोषी ठहराना चाहिए तो हमारे पास जवाब होगा। कोंग लाओ ने जब वे मिंग की ओर देखा तो उनकी आंखों में गर्व भरा हुआ था। वे मिंग ने भी स्वाभाविक रूप से सिर मिलाकर कोंग लाओ की तारीफ स्वीकार की। लेकिन अभी मैंने शायद तुम लोगों को ये कहते हुए सुना कि 5 स्वर्गीय राजा पहले ही कुएं में जा चुके हैं और वे अभी तक बाहर नहीं आए हैं। ये क्या मामला है? वे मिंग सीधे पास की सोफे पर बैठ गया। फिर उसने अपना सिर घुमाकर लियांग आंची की ओर देखा। अलौकिक पैरों के बारे में कुछ भी पूछना हो तो जाहिर है अलौकिक पैरों के महानिदेशक से ही पूछना पड़ेगा। लियांग आंची ने ये उम्मीद नहीं की थी कि वे मिंग अचानक उनसे ये सवाल पूछेगा। वो एक पल के लिए थोड़ा चौंक गया। फिर उसने वे मिंग को हाल ही में हुई सारी घटनाएं बताई। सब कुछ सुनने के बाद वे मिंग ने धीरे धीरे से मिलाया। उसे ये उम्मीद नहीं थी कि 5 स्वर्गीय राजा दूसरी बार कोहे में जाएंगे। कोहे के अंदर से उस चीज को निकाले बिना ही वे सीधे बाहर आ गए। बाहर निकल पाना ही किस्मत की बात थी, लेकिन उन्हें दूसरी बार अंदर जाने की हिम्मत थी। एक पल के लिए तो वे मिंग को भी समझ नहीं आया कि उसे उनकी तारीफ करनी चाहिए या उन्हें डांटना चाहिए। तो अब वे न सिर्फ बाहर नहीं आए हैं बल्कि उनकी कोई खबर भी नहीं है। वे मिंग ने कुछ देर से झुकाकर सोचा। फिर उसने सिर उठाकर अपने सामने खड़े लियांग आंची से पूछा। ये सुनकर लियांग आंची ने भी लगातार सिर मिलाया। कोहे में कुछ भी अलग नहीं दिख रहा है, इसलिए हमें भी नहीं पता कि अंदर असल में हुआ क्या है। वे हमारे वागों के घूस मास्टर्स की स्तंभ हैं। अगर उन्हें सच में कुछ हो गया तो डर है कि हमारा वागो भी। लियांग आंची ने अपनी बात पूरी नहीं की, लेकिन वो जो कहना चाहता था वो साफ था। वे मिंग कुछ देर तक लियांग आंची को घूरता रहा, फिर धीरे से हंसा। आप चाहते हैं कि मैं कोहे में जाऊं और उन्हें बाहर ले आऊं? वे मिंग की बात सुनकर लियांग आंची कुछ पल के लिए चुप हो गया। फिर उसने उसकी ओर से मिलाया। हाँ, मेरा मतलब यही था, बस मैं ये नहीं जानता कि आप मानेंगे या नहीं। आखिरकार आप अभी बाहर से लौटे हैं। आपने लगातार 2 कोहरों का सामना किया है और अमेरिका से भी वापस आए हैं। आपको भी कुछ समय आराम की जरूरत होगी। ये कहते हुए लियांग आंची ने धीरे धीरे अपना सिर झुका लिया। वे मिंग लियांग आंची को घूरता रहा। वो जानता था कि लियांग आंची अपने द्वारा बड़ी मेहनत से तैयार किए गए 5 स्वर्गीय राजाओं को लेकर बहुत ज्यादा घबराया हुआ होगा और जब उनकी कोई खबर नहीं थी तो लियांग आंची का दिल भी बहुत बेचैन था। चिंता ने उसके पूरे मन पर कब्जा कर लिया था। इस मामले में मैं आपकी मदद तो कर सकता हूँ, बस मैं ये कहना चाहता हूँ कि आपकी मदद करने के बाद मुझे क्या फायदा होगा? ऐसा तो नहीं हो सकता कि मुझे कुछ भी न मिले और मैं बस बेकार में ये चक्कर लगाकर आ जाऊँ, है ना? वे मिंग ने अपने सामने खड़े लियांग आंची को घूरते हुए कहा। उसने धीरे धीरे उससे कहना शुरू किया। लियांग आंची ने कुछ नहीं कहा, वो बस चुपचाप अपने सामने वे मिंग को घूरता रहा। वो जानता था वे मिंग की उसे शर्तें रखने की पूरी संभावना थी और अगर वो शर्तें रखता भी तो भी ठीक था। अगर वो कुछ नहीं कहता तो ये उसे बेचैन कर देता। आप लोग अभी पूछ रहे थे कि इस धुन को कैसे गायब किया जा सकता है, तो मैं अब आप लोगों से नहीं छिपाऊंगा। इसका एक तरीका है, हर धुन के अंदर एक रक्षक वस्तु होती है। मैंने 2 धुनों को गायब किया है तो जाहिर है मेरे पास 2 रक्षक वस्तुएं हैं। ये कहते हुए वे मिंग ने न्यायाधीश की कलम और स्याही का पत्थर बाहर निकाला। ये दोनों चीजें उन 2 धुनों की रक्षक वस्तुएं हैं। मैं अंदर जाकर लोगों को बचा सकता हूँ, लेकिन पहले हमें शर्तें तय कर लेनी चाहिए। जब रक्षक वस्तु मिल जाएगी तो उसे नहीं लूंगा, कोई मुझसे उसे छीनने की कोशिश नहीं करेगा। वे मिंग का रवैया बिल्कुल साफ था। जिस धुन में 5 महाबली हैं वहां भी यकीनन एक रक्षक वस्तु होगी। उसके पास पहले से ही 2 रक्षक वस्तुएं हैं। ये तीसरी रक्षक वस्तु भी वो हर हाल में हासिल करना चाहता था। अगर लियांग आंची और बाकी लोग नहीं माने तो वो 5 महाबलियों को खोजने नहीं भी जा सकता था। वैसे भी वे लोग पिछली बार एक बार अंदर जा चुके थे और खाली हाथ बाहर आ गए थे। इस बार भी अंदर जाने पर बहुत संभावना है कि पिछली बार जैसा ही हो। तो फिर वे मिंग भी उन 5 महाबलियों की जान की परवाह किए बिना खुद अंदर जाकर रक्षक वस्तु लेकर बाहर आ सकता था। लियांग आंची कुछ देर तक कोई फैसला नहीं कर पाया। उसने बगल में खड़े बुजुर्ग कोंग की तरफ देखा। हमें क्या करना चाहिए? वे मिंग के हाथ में जो रक्षक वस्तुएं हैं, हाँ ये सच है कि उसके पास 2 हैं, लेकिन हम ये भी नहीं जानते कि ये रक्षक वस्तुएं आखिर किस काम आती हैं। अगर ऐसा है तो हम इस बात के लिए हाँ कैसे कह सकते हैं? कहीं ऐसा न हो कि रक्षक वस्तुएं मिलने के बाद वो हमारे देश वालों के लिए कोई खतरा बन जाए। क्या ये अपने ही पैर पर कुल्हाड़ी मारने जैसा नहीं होगा? लियांग आंची की चिंता बेवजह नहीं थी, लेकिन बुजुर्ग कोंग ने जब उसकी तरफ देखा तो उनकी आंखों में जरा भी चिंता नहीं थी। डायरेक्टर लियांग, क्या भूल गए? वे मिंग ने यहाँ आने से पहले क्या किया था? जब वो हमारे वागों के लिए मेरे मुंह से बदला ले सकता है तो फिर वो हमारे खिलाफ कैसे जा सकता है? इस मामले में तुम कुछ ज्यादा ही सोच रही हो। बुजुर्ग कोंग की बात खत्म होते ही उन्होंने और कुछ नहीं कहा बल्कि सीधे बगल में खड़े वे मिंग की तरफ देखा। हम तुम्हें ये रक्षक वस्तु दे सकते हैं, लेकिन तुम्हें भी हमारी एक शर्त माननी होगी। बुजुर्ग कोंग वे मिंग को घूरते हुए बोले, लेकिन उनकी अपनी बात पूरी करने से पहले ही वे मिंग समझ गया था कि वो क्या कहना चाहते हैं। वे मिंग हल्का सा हंसा और फिर बुजुर्ग कोंग से बोला, आप यही कहना चाहते हैं ना कि इस रक्षक वस्तु का चाहे जो भी उपयोग हो मैं वागों को नुकसान पहुंचाने वाला कोई काम न करूं? बुजुर्ग कोंग ने धीरे से सिर मिलाया। समझदार लोगों से बात करने का यही फायदा होता है, अपनी बात पूरी कहनी भी नहीं पड़ती, सामने वाला आपका मतलब समझ जाता है। वे मिंग ने बिना किसी झिझक के बुजुर्ग कोंग की तरफ से मिलाया। मैं तो खुद वागों का ही हूं, ये सवाल कोई बड़ी बात नहीं है, मैं आपकी यह शर्त जरूर मान सकता हूं। तो फिर एक बात पक्की हुई, मुझे पता बताइए, मैं फौरन वहां जाता हूं। वे मिंग ने कहा और लियांग आंची की तरफ देखने लगा। जब बुजुर्ग कोंग मान ही गए थे तो लियांग आंची और क्या कह सकता था? उसने बेबसी में एक हल्की सी आह ली और फिर उसने बगल की स्क्रीन की ओर इशारा किया। ये नहीं वो जगह, अगर तुम्हें हेलीकॉप्टर चाहिए तो हम उसका भी इंतजाम कर सकते हैं, अगर तुम चाहो। लियांग आंची ये कहते हुए पलटा। तभी उसने देखा कि वे मिंग न जाने कब वहां से जा चुका था। ये बंदा इतनी तेजी से कैसे चला गया? मैंने तो अपनी बात भी पूरी नहीं की थी। लियांग आंची को थोड़ा गुस्सा आ गया पर वो बस धीरे से बड़बड़ा सका। हेलीकॉप्टर की रफ्तार शायद वे मिंग की अपनी रफ्तार से ज्यादा तेज नहीं होगी, है ना? वैसे भी ताकतवर भूतों का कोई वजन तो होता नहीं है। वो अपनी मर्जी से जाना चाहता था, तुमसे जाने दो। उसने जो वादा किया है वो उसे जरूर पूरा करेगा, हम बस इंतजार करते हैं। बाकी लोगों ने लियांग आंची की बात नहीं सुनी, लेकिन पास में खड़े बूढ़े कोंग ने सब कुछ साफ साफ सुन लिया था। वो धीरे से लियांग आंची से कहने लगे। ये सुनकर लियांग आंची ने सिर मिलाया। जल्द ही वे मिंग धुन के पास पहुंच गया और उसके साथ हमेशा की तरह बड़बोला सुनते ही और बातों में भूत भी थे। बातों में भूत किसी भी हाल में उनके साथ जाना चाहता था। मजबूरन वे मिंग को मानना पड़ा। जिस धुन से 5 महान राजा बाहर निकलने में कामयाब हो गए, वे मिंग को नहीं लगा कि उस धुन में कोई खास खतरा होगा। चलो देखते हैं ये धुन जो उन्हें 2 बार अंदर ले आई, इसमें आखिर ऐसा क्या खास है? वे मिंग ने अपने साथ मौजूद 3 भूतों से कहा और अगले ही पल वो बिना हिचकिचाए अंदर चला गया। वे मिंग को इतनी जल्दी में जाते देख पास खड़ा बड़बोला और बाकी भी तेजी से उसके पीछे हुए। जल्द ही वे धुन के अंदर पहुंच चुके थे और उनकी आंखों के सामने स्पिरिट पैरों की इमारत थी। वे मिंग ने इमारत को घूरकर देखा, तब उसे समझ आया कि वे लोग बाहर निकलने में कामयाब क्यों हो गए। अगर पूछा जाए कि इस वागों में कौन सी जगह से वे सबसे ज्यादा वाकिफ थे तो वो यकीनन स्पिरिट पैरों की यही इमारत थी। मालिक, इस धुन का क्रम भी काफी मजेदार है। ये तो स्पिरिट पैरों की इमारत है, बस ये नहीं पता कि इस इमारत के अंदर क्या है। पास खड़े सुनफेई ने वे मिंग से कहा, पर वे मिंग ने बस मुस्कुराकर सिर मिला दिया। इस धुन के अंदर चाहे कुछ भी हो, तुम्हें एक बात साफ साफ समझ लेनी चाहिए। जब 5 महान राजा यहाँ से एक बार होकर जा चुके हैं तो शुरुआत की सारी बाधाएं
उन्होंने यकीनन साफ कर दी होंगी। हमें जल्दी करने की जरूरत नहीं है, बस ऊपर चलते रहो। वेई मिंग के इतना कहने के बाद आस खड़े तीनों भूतों ने भी लगातार सिर हिलाया। इमारत में घुसने के बाद उन्हें सच में एहसास हुआ कि आसपास एक भी ताकतवर भूत नहीं था। तो फिर हम बस ऊपर चलते रहते हैं, चाहे इस इमारत में पहले कोई भी ताकतवर भूत रहा हो या कोई भी खतरा रहा हो, अब वो नहीं होना चाहिए। वेई मिंग की बात खत्म होते ही वो मुड़ा और पास की सीढ़ियों से ऊपर जाने लगा। उसके पीछे चल रहे तीनों भूत पूरी तरह सतर्क थे और बिना पलके झपकाए सामने देख रहे थे। उसी समय चीलिंग और उसके साथी उस अजीब आदमी का पीछा कर रहे थे। वो आदमी रुक रुक कर चल रहा था, जैसे वो पीछे वालों के आने का इंतजार कर रहा हो, पर ऐसा लग नहीं रहा था। लगभग 10-15 मिनट तक पीछा करने के बाद आखिरकार उन्हें दूर कुछ ऊंची नीची इमारतें दिखाई दी। यहाँ इमारतें कैसे हो सकती हैं? यह आदमी हमें जानबूझकर यहाँ लाया है। वैसे भी ड्रम में मौजूद हर चीज एक ड्रम ही तो होती है। हमें ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है। किलिंग के पीछे खड़े लोग धीमी आवाज में आपस में बात कर रहे थे, लेकिन अपने सामने के इस नजारे को देखकर किलिंग की आंखें अनजाने में ही सिकुड़ गई। उसे लगभग तुरंत ही किसी अनहोनी का एहसास हो गया और वो अभी वही वो आदमी पहले ही गायब हो चुका था। हम उसे खो चुके हैं। किलिंग ने मन ही मन कोसा और फिर से उठाकर सामने के शहर को देखा। क्योंकि उन्हें यहाँ फुसलाकर लाने वाला व्यक्ति गायब हो चुका था, इसलिए अब उन्हें भी और छिपने की जरूरत नहीं थी। हालांकि यह जगह जरूर कोई मायाजाल है, लेकिन हम यूं ही इसमें नहीं घुस सकते, ठीक है ना? मुझे डर है कि बाद में ये हमारे लिए अच्छा नहीं होगा। और एक बात और, अगर हम अंदर गए और बाहर नहीं निकल पाए तो मुझे डर है कि हम वापस जाने का रास्ता भी नहीं खोज पाएंगे। किलिंग के बगल में खड़े डैन हवाजों ने अचानक कहा और भूत और बाकी लोग भी लगातार से मिला रहे थे। वे डैन हवाजों की बात से पूरी तरह सहमत थे, लेकिन इस बारे में किलिंग की राय अलग थी। जब वो आदमी हमें यहाँ तक ले आया है तो हमें जाकर देखना तो पड़ेगा। वैसे भी हम यहाँ तक आ ही गए हैं तो हमें अंदर जाकर देखना चाहिए। आखिर वो हमें यहाँ लाया ही क्यों है? किलिंग के इतना कहते ही उसने अपने साथियों के जवाब का इंतजार नहीं किया और सीधे आगे की ओर चल गई। जब किलिंग का इरादा साफ साफ हो ही गया था तो अगर वे लोग उसके पीछे नहीं जाते तो ये कुछ ठीक नहीं लगता। इसलिए सबने एक दूसरे की ओर देखा और फिर एक लंबी सांस छोड़ी। चलो, हमारी कैप्टन तो खुद ही आगे बढ़ चुकी है, अगर हम नहीं गए तो क्या होगा? भूतों ने धीरे से कहा और फिर वो भी किलिंग के कदमों पर चल पड़ा। जब वे लोग शहर के अंदर दाखिल हुए तब जाकर उन्हें पता चला कि यह शहर कितना अजीब है। वे कोहरे में काफी देर तक रह चुके थे, इसलिए वे अनजाने में ही मान बैठे थे कि वे जिसे भी देखेंगे वो सब खूंखार भूत ही होंगे। इसलिए अंदर घुसते ही वे पूरी तरह से चौकन्ने हो गए थे। लेकिन जिस बात की उन्हें उम्मीद नहीं थी वो ये थी कि हालांकि उनकी आंखों के सामने सब इंसान ही थे, पर उनमें से किसी ने भी मुड़कर उनकी तरफ नहीं देखा। ऐसा लग रहा था मानो वे इस पूरे शहर में कुछ सबसे साधारण लोग हों। अपने सामने के लोगों को कुछ देर तक घूरने के बाद किलिंग ने चैन की सांस ली। फिर उसने मुड़कर अपने साथियों की ओर देखा। फिलहाल तो ऐसा लग रहा है कि कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन हमें अपनी सतर्कता बढ़ानी होगी। भले ही उन्होंने अभी हम पर हमला नहीं किया है, लेकिन हम इस बात से इनकार नहीं कर सकते कि शायद वे हमें अंदर खींचना चाहते हो और फिर हमें अपने जाल में फंसा ले। इसलिए जो कर रहे हो वही करते रहो, सावधानी कम मत करना। किलिंग के इतना कहते ही आसपास के लोगों ने हमें सिर हिलाया। वे शहर के केंद्र की ओर बढ़ने लगे। वहीं दूसरी ओर वेई मिंग भी इस इलाके में दाखिल हो चुका था। लेकिन वेई मिंग और 5 महास्वर्गीय राजाओं में फर्क ये था कि 5 महास्वर्गीय राजा उन शक्तिशाली वस्तुओं के खिंचाव को महसूस नहीं कर सकते थे, लेकिन वेई मिंग उसे महसूस कर सकता था। बहुत जल्द वेई मिंग भी उन शक्तिशाली वस्तुओं के इशारे पर चलते हुए इस शहर के सामने आ पहुंचा। लेकिन वो भी बिना सोचे समझे अंदर नहीं गया, बल्कि उसने मुड़कर अपने बगल में खड़े सुई को देखा। क्या तुम पता लगा सकते हो कि इसके अंदर कोई इंसान है या नहीं? वेई मिंग की बात सुनकर सुई समझ गया। वेई मिंग बस उन इंसानी भूत साधकों को खोजना चाहता था। सुई ने कुछ कहा नहीं, बस वो कुछ कदम आगे बढ़ा। उसने भी उन इंसानों को पहले देखा था। कुछ देर बाद सुई ने अपना सिर घुमाकर वेई मिंग की ओर देखा। मालिक, वो कुछ इंसानी भूतों के स्वामी यहाँ अंदर हो, तो क्या आप हम अंदर जा रहे हैं या फिर हम थोड़ा और इंतजार कर सकते हैं? सुई ने वेई मिंग से पूछा। लेकिन अब इस सवाल को लेकर वेई मिंग को भी कुछ देर के लिए समझ नहीं आया कि उसे क्या फैसला करना चाहिए। आखिरकार भले ही वे लोग किलिंग और दूसरों को ले जाने के लिए आए थे, पर उसकी भी कुछ शर्तें थी, लेकिन अभी ये पक्का नहीं है कि उन्हें अंदर गए हुए कितनी देर हो गई है, उन्हें वो चीज मिली है या नहीं। वेई मिंग वहीं खड़ा बहुत देर तक सोचता रहा, लेकिन उसे कोई नहीं सूझा। और जैसे ही वो कुछ कहने वाला था उसने अचानक अपने पीछे से एक साई को गुजरते हुए देखा। वो कौन था? क्या तुम लोगों को उसके अचानक आने का एहसास नहीं हुआ? वेई मिंग ने अपनी भौंही से घूरी और अपने पीछे उस शख्स को देखने के लिए मुड़ा। अगर उस इंसान के इरादे कुछ और हुए तो क्या हमारी सारी बातें इस इंसान ने सुनी ही होंगी? लेकिन चाहे वो सुई हो या बातों भूत और सुन गई, उन्हें इस बारे में कोई भनक तक नहीं थी। हमें अभी किसी के आने का एहसास नहीं हुआ। यह वाकई हमारी गलती है, लेकिन मालिक जब वो हमारे पास नहीं आया तो इसका मतलब ये भी हो सकता है कि हमारे लिए उसके मन में कोई बुरे ख्याल नहीं है। हो सकता है वो बस यहाँ से गुजर रहा हो। पास में खड़े बातों भूत ने कुछ देर से झुकाकर सोचा और फिर वेई मिंग से कहा, लेकिन वेई मिंग उसकी बातों से जरा भी सहमत नहीं था। अगर सिर्फ एक राहगीर के पास इतनी ताकत हो सकती है तो तुम मुझे बताओ, क्या शहर के लोग इतने ताकतवर हैं कि हम उन्हें हरा नहीं सकते? वेई मिंग ने ठंडी सांस भरी। बातों भूत की बात के बाद उसने आगे कहा, अभी वो इंसान इतनी तेजी से गुजरा, वो कोई आम इंसान कैसे हो सकता है? जरूर उसकी कोई साजिश है। बस वेई मिंग और दूसरों को यह नहीं पता था कि वो आखिर चाहता क्या है। एक गहरी सांस लेकर वेई मिंग ने सामने शहर की ओर देखा। जब अब हम यहाँ आ ही गए तो अगर अंदर जाकर नहीं देखा तो ये कुछ अजीब होगा। और वैसे भी किलिंग और उसके चारों साथी यही हैं, तो चलो अंदर चलते हैं। वैसे भी ये कोई मुश्किल काम नहीं है। ये सोचते हुए वेई मिंग सीधे सामने के दरवाजे की ओर तेजी से चल पड़ा। लेकिन जैसे ही वेई मिंग ने शहर में कदम रखा वो एक पल के लिए चौंक गया। अपने सामने इतने सारे लोगों को देखकर वो एक पल में सतर्क हो गया। पर जब उसने देखा कि वे लोग उस पर हमला करने का कोई इरादा नहीं रखते तो वो फिर से हैरान हो गया। ऐसा लगता है जैसे ये भीड़ हमें देख ही नहीं सकती। कहीं ऐसा तो नहीं कि उनकी नजरों में हमारा कोई वजूद ही नहीं है? वेई मिंग मन ही मन बुदबुदाया, लेकिन उसके विचार कोई नहीं सुन सकता था। आखिरकार बाकी 3 भूत भी इस समय सामने वाली भीड़ को घूर रहे थे। वे बिना पलक झपकाए उन्हें देख रहे थे। चलो अंदर जाकर देखते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता कि यहाँ अंदर क्या है। अंदर जाकर देखने से सब पता चल जाएगा। वेई मिंग ने एक गहरी सांस ली और फिर आगे की ओर कदम बढ़ाए। जल्द ही वे शहर के बीचों बीच पहुंच गए और इस शहर के बीचों बीच एक बहुत बड़ी मूर्ति थी। वे कुछ देर तक उसे बस देखते रहे, लेकिन वो ये नहीं देख पाया कि ये मूर्ति आखिर है किसकी। मालिक, अब हम आगे कहाँ जाएंगे? वेई मिंग ये सोच ही रहा था कि किसी राहगीर से पूछे या नहीं। तभी उसके कानों में बातूनी की आवाज गूंजी और उसने मुड़कर उसकी तरफ देखा। चलो अब पहले उन भूत साधकों को ढूंढते हैं, वो लोग हमसे पहले आए हैं तो उन्हें यहाँ के बारे में ज्यादा पता होगा। इतना कहकर वेई मिंग मुड़ा और एक तरफ चलने लगा। उसने शहर के लोगों से बात करने की कोशिश की पर किसी ने भी वेई मिंग की बात पर ध्यान नहीं दिया। वेई मिंग ने चाहे जैसे भी बात शुरू करने की कोशिश की, कोई भी उसे एक शब्द कहने को तैयार नहीं था। थोड़ी देर बाद वेई मिंग ने आखिरकार हार मान ली। जब कोई उससे ज्यादा बात करना ही नहीं चाहता तो जाने दो। वो शहर के बीचों बीच चौक पर एक बेंच पर बैठकर आते जाते लोगों की भीड़ को देखने लगे। तो मालिक, क्या हम अब यहीं इंतजार करते रहेंगे? क्या हमें यहाँ से निकलना नहीं चाहिए? चाहे किसी को ढूंढना हो या तावीज को, यहाँ बैठे बैठे तो शायद कुछ भी नहीं मिलेगा। थोड़ी देर बाद बातूनी भूत ने फिर से वेई मिंग से कहा। साफ साफ था कि इस बार जब उसने वेई मिंग से बात की तो वो बहुत ज्यादा चौंकना था। यहाँ इतने सारे लोग हैं, अगर कोई हादसा हो गया तो क्या वो यही नहीं मारे जाएंगे? बातूनी भूत को वेई मिंग के साथ बाहर आए ज्यादा समय नहीं हुआ था। वो यहाँ मरना नहीं चाहता था। वेई मिंग धीरे से उठा। वो कुछ कह पाता उससे पहले ही उसे एक तरफ एक जाना पहचाना सा दिखाई दिया। ये वही आदमी था जिसे उसने शहर के बाहर देखा था। वही आदमी जिसे देखा था। उस इंसान को देखते ही वेई मिंग सीधे उसकी तरफ तेजी से चला गया और इस बार वो आदमी वहां से गया नहीं, बल्कि वेई मिंग को अपनी तरफ आते हुए घूरता रहा। तुम कौन हो? हमारा पीछा क्यों कर रही हो? तुम क्या चाहते हो? वेई मिंग उस आदमी के सामने खड़ा था और उसने उससे पूछा। आदमी वेई मिंग को घूरता रहा। थोड़ी देर बाद वो धीरे से हंसा। तुम्हारे पास 2 तावीज हैं। यहाँ तक आना ही साबित करता है कि तुम कोई मामूली इंसान नहीं हो। वो आदमी बोलते बोलते वेई मिंग की चारों ओर चक्कर लगाने लगा। तुम मुझे हीरो बना सकते हो, मेरी बात मेरी पहचान की तो वो तुम्हें जानने की जरूरत नहीं है। तुम दिखने में इतने कमजोर हो, मैंने सोचा नहीं था कि तुम्हारी ताकत कम नहीं है। यहाँ आकर क्या तुम तीसरा तावीज हासिल करने का इरादा रखते हो? न्यायाधीश की कलम और दवा तो तुम्हें मिल ही गई है। लगता है आखिरकार कोई वारिस नहीं गया। ठीक है, वेई मिंग की चारों ओर चक्कर लगाते हुए वेई मिंग से कह रहा था और वेई मिंग सुन रहा था। उसकी भौंही हल्की सी तन गई। मुझे ये सब फालतू बातें बताने की जरूरत नहीं है। मैं तुमसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ। क्या तुमने 5 इंसानों को अंदर आते देखा है? वो हमारी तरह अंदर आए थे। वेई मिंग की बात खत्म हो गई। ठीक है कि आंखों में एक मुस्कान की चमक आ गई। उसकी आंखों में वो मुस्कान देखकर वेई मिंग समझ गया था। उसे यकीनन चीलिंग और बाकियों के बारे में पता था। बस वो ये बताएगा या नहीं ये मुझे नहीं पता था। दोनों ने कुछ देर तक एक दूसरे को घूरकर देखा, तब जाकर यही मुस्कुराया और वेई मिंग की तरफ से हिलाया।
क्योंकि तुम जानना चाहते हो कि वो लोग कहाँ हैं। मैं तुम्हें बता तो सकता हूँ, लेकिन ऐसा तो नहीं हो सकता कि सिर्फ मैं ही तुम्हें बताऊं और तुम मुझे बदले में कुछ भी न दो। अगर मुझे कोई फायदा ही नहीं होगा तो तुम ही बताओ मैं तुम्हें कैसे बता सकता हूँ। भाई ये की बातें सुनकर वेन थोड़ा नाखुश था, पर उसे यह मानना पड़ा कि भाई ये जो कह रहा था उसमें काफी हद तक सच्चाई थी। वे दोनों बस यूं ही इत्तेफाक से मिले थे। उसके पास ऐसी कोई वजह नहीं थी कि सामने वाला उसे सीधी कोई फायदा पहुंचाए। कुछ पल सिर झुकाकर सोचने के बाद वेन ने ऊपर देखा। जब यह आदमी खुद सामने आने को तैयार है और इतनी सारी बातें बताने को भी राजी है, तो इसका मतलब साफ है कि मेरे पास जरूर कोई ऐसी चीज है जो उसे चाहिए, इसीलिए वो खुद सामने आया है और मुझसे इतनी बातें कर रहा है। अगर उसे मुझसे कुछ नहीं चाहिए होता तो वो कभी खुद सामने नहीं आता और नहीं मुझसे इतनी बातें करता। ये बात समझते ही वेन ने बिना देखे सीधे पूछ लिया, भाई है ना, तुम खुद ही बताओ तुम्हें क्या चाहिए। अगर मैं उसे पूरा कर सकता हूँ तो हम बात कर सकते हैं, लेकिन अगर तुम कोई ऐसी चीज चाहते हो जिसे मैं किसी भी हाल में पूरा नहीं कर सकता तो माफ करना, फिर यह सौदा यही खत्म समझो। वेन की बात सुनकर भाई हल्का सा हंसा। सही कहा, तुम बहुत होशियार हो और हाँ मुझे वाकई में कुछ चाहिए, लेकिन मुझे मानना पड़ेगा कि तुमने ये बात समझी। अब इसमें मजा नहीं रहा। अभी से शर्त रखने पर काम हो जाने के बाद बात करने में जो मजा आता वो खत्म हो गया। भाई वेन को देखकर मुस्कुराया और वेन उसकी बातों का असली मतलब समझ चुका था। ऐसा लगता है कि भाई ये शुरू से ही वेन को सीधे बताने का इरादा नहीं रखता था कि उसे क्या चाहिए। वो तो बस वेन को ये जताना चाह रहा था कि उसकी भी एक शर्त है और जब वो वेन को किलिंग और बाकी लोगों को ढूंढने में मदद कर देगा अब वो अपनी शर्त रखेगा और उस वक्त भाई ये चाहे कुछ भी मांगे वेन के लिए मना करना मुश्किल हो जाएगा, सिवाय इसके कि वो सीधे भाई को ही खत्म कर दे। पर बिना किसी वजह के ऐसा करना भी तो ठीक नहीं होता। भाई ने वेन को ऊपर से नीचे तक देखा और कुछ देर बाद उसने वेन से कहा, मुझे तुम्हारे हाथ में वो जज वाला पेन चाहिए, क्या तुम मुझे इसे इस्तेमाल करने के लिए दोगे। भाई की आंखों में शरारत देखकर वेन का चेहरा फौरन ठंडा पड़ गया। तुम कुछ ज्यादा ही नहीं सोच रहे, तुम खुद अच्छी तरह जानते हो कि उस जज वाले पेन का क्या मतलब है। यह एक बहुत शक्तिशाली चीज है और यह मुझे पहले ऐसी चीज थी, मैं तुम्हें इतनी आसानी से कैसे दे सकता हूँ। वेन की आवाज बहुत रूखी थी, लेकिन भाई को इसका अंदाजा पहले से ही था। वो बस मुस्कुरा दिया। उसने लाचारी से अपना सिर हिलाया और फिर वेन से बोला, जज वाले पेन का चाहे जो भी मतलब हो तो वो बाहरी चीज ही, तुम्हें इसकी इतनी भी परवाह नहीं करनी चाहिए, है ना। और एक बात याद रखो कि तुम्हारा असली काम उन इंसानों को ढूंढना है और उन्हें यहाँ से बाहर निकालना है। क्या तुम्हें वाकई यकीन हो अगर तुम उन्हें अभी नहीं ढूंढ पाए तो वे जिंदा नहीं रह पाएंगे। हेगे की बातें सुनकर वेन की आंखें तुरंत सिकुड़ गई। वो हेगे को घूरता रहा। काफी देर बाद आखिरकार उसने बोलना शुरू किया, तुम जानते हो कि वे कहाँ हैं और ये भी जानते हो कि मैं इस वक्त बहुत खतरे में हूँ, तो ये सब तुम्हारा ही किया है ना। तुमने उन्हें यहाँ बुलाया और फिर मुझे भी यहाँ बुला लिया। वेन का दिल धक से रह गया। वो लगभग तुरंत ही समझ गया कि यह आदमी ऐसा क्यों कर रहा है, लेकिन अगर वो मानने को तैयार ही नहीं है तो क्या किया जा सकता है। बकवास मत करो, मेरा वो मतलब नहीं था और वैसे भी अगर सच में मैंने उन्हें इस मुश्किल में डाला होता तो मैं तुम्हारे पास क्यों आता। हेगे की आंखों में भाव देखकर वेन को मानना पड़ा कि शायद वो सच कह रहा था। अगर ये सब सच में उसी का किया होता तो वो यहाँ सामने नहीं आता। सिर झुकाए काफी देर सोचने के बाद आखिरकार वेन ने एक गहरी सांस ली। मैं तुम्हें 5 मिनट नहीं दूंगा, लेकिन मैं जानना चाहता हूँ इस जगह की रक्षक वस्तु क्या है। तुम मुझे ये तो बता ही सकते हो, है ना। हेगे की आंखों में कोई बदलाव नहीं आया। वो पहले से ही जानता था कि वेन के हाथों से 5 पेन हासिल करना इतना आसान काम नहीं है, लेकिन चाहे कुछ भी हो जाए उसे 5 पेन हासिल करने का कोई ना कोई तरीका ढूंढना ही था। भले ही सिर्फ कुछ देर के लिए उधार ही लेना पड़े। इस मायाजाल की रक्षक वस्तु जीवन और मृत्यु की किताब है। हेगे ने वेन को घूरते हुए कहा। उसने धीरे धीरे बोलना शुरू किया और उसकी बातें सुनकर वेन की आंखें फटी रह गई। तुमने क्या कहा, रक्षक वस्तु जीवन और मृत्यु की किताब है। ये कैसे हो सकता है। रक्षक वस्तु जीवन और मृत्यु की किताब कैसे हो सकती है। और वैसे भी क्या जीवन और मृत्यु की किताब यमलोक की चीज नहीं है और वो भी यमराज के हाथों में होती है। वो यहाँ रक्षक वस्तु के तौर पर इस्तेमाल होने के लिए कैसे पहुंच गई। वेन की आंखों में अविश्वास के सिवा और कुछ नहीं था बस। लेकिन हेगे हंस पड़ा। तुमने पूछा था ना कि मैं कौन हूँ। मैंने तुम्हें बताया था कि मेरा नाम हेगे है और साथ ही मैंने तुम्हें ये भी बता दिया कि यहाँ की रक्षक वस्तु जीवन और मृत्यु की किताब है। तुम्हें क्या लगता है मैं कौन हो सकता हूँ। वेन अपने सामने खड़े आदमी को काफी देर तक घूरता रहा। उसकी नजरें ऊपर से नीचे तक और फिर नीचे से ऊपर तक गई, लेकिन काफी देर तक उसे घूरते रहने के बावजूद वो अपने मन की बात जुबान पर नहीं ला सका। पता नहीं कितनी देर बाद पास में खड़ा सुई धीरे धीरे चलकर आया। मालिक आपको क्या हुआ, क्या आपने इस आदमी की पहचान का अंदाजा लगा लिया है। सुई की आवाज सुनकर वेन ने धीरे से सिर मिलाया। मैंने अंदाजा लगा लिया है। हेगे जीवन और मृत्यु की किताब, चूंकि इसका ताल्लुक यमलोक से है तो तुम्हारी पहचान मैं समझ ही गया हूँ।